अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शामपुर इस इलाके का सबसे बड़ा कस्बा था। इसकी आबादी कमोबेश 10,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। चौधरी गौहर इसका सबसे बड़ा जमींदार था। गांव से 2 मील के फासले पर शुमाल में उसका वसीवारी ज़रई फार्म था। चौधरी अली गौहर का बेशतर वक्त ज़रई फार्म पर अपनी शानदार हवेली में बसर होता था। खुदा ने उसे सिर्फ एक ही बेटा दिया था और बेटा बशीरा भी ऐसा लंबा तड़ंगा, तंदुरुस्त व तवाना और खूबरू, मगर आदत व खसाइल के एतबार से सही मायनों में जमींदार नहीं था। वो आम नौजवान जमींदारों की तरह कुव्वत तलब खेलों और खेतों में हल चलाने की बजाय तरह तरह के जानवर पालने को ज़्यादा पसंद करता था। चौधरी उसे कभी कबूतरों, बत्तखों और कभी खरगोश के हुजूम में घिरा पाता तो दिल महसूस का रह जाता। कभी कभी झिल्लाकर वो उसे डांटने फटकारने से भी गुरेज न करता, मगर बशीरा हंसकर टाल देता और अपने मशगले से दस्तबरदार होने पर तैयार न होता। चौधरी दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगता कि क्यों उसने बशीरे को शहर के अजीब माहौल में भेजा और क्यों बीए तक तालीम दिलवाई। यही वजह थी कि बशीरा नाकारा होकर रह गया था। बशीरे की माँ को इस दुनिया से सुधारे एक अरसा गुजर चुका था। चची फजीला उसे औलाद से ज़्यादा अजीज रखती थी और वही उसके खाने पीने और दूसरे आराम सुख का ख्याल रखती थी, वरना तो वो इस मामले में भी बहुत लापरवाह था। आयशा चची फजीला की एक ही जवान बेटी थी, जवान, सेहतमंद और हूर शुमाई, जिसकी कमर में शहतूत की कोमल शाख का सा लोच, आवाज़ में नकरई घंटियों का सा तरन्नुम, आंखों में रात की सियाही और तारों की सी चमक थी। आयशा बशीरे को दिल ही दिल में पूजती थी। आयशा ही क्या, गांव भर की जवान लड़कियां बशीरे की नज़र इल्तिफात और एक खफीफ सी मुस्कुराहट के लिए तरसती थी, मगर बशीरे की नज़रें अगर किसी पर घूम फिर कर टिकती थी तो वह सिर्फ आयशा थी। आयशा को भी एहसास था कि बशीरा उसका और सिर्फ उसका है। आयशा और बशीरे की मोहब्बत फलती फूलती रही और वक्त दबे पांव माजी के धुंधलकों की तरफ खिसकता रहा, यहाँ तक कि एक रोज़ चौधरी गौहर चुपके से इस दुनिया से कूच कर गया तो बशीरे को गांव का पुरौनक माहौल, चची फजीला का साया शफकत और आयशा की रूमान परवर रफाकत छोड़कर फार्म की हवेली में डेरा लगाना पड़ा। बाप की तमाम जायदाद का बोझ बराह रास्त उसके कांधों पर आ पड़ा था। चची फजीला, आयशा हत्ता के गांव के किसी फर्द को भी यकीन नहीं था कि लाउबाली और खुश फिकर बशीरा ज़रई फार्म के वसी काम को संभाल सकेगा, लेकिन बशीरे की तो काया ही पलट गई थी। उसका बाप तो पूरे फार्म का चक्कर हफ्ते अशरे में लगाया करता था, मगर बशीरे को उस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक वो घोड़े की पीठ पर बैठकर हर खेत का गहरी और मोहब्बत भरी नज़रों से जायजा नहीं ले लेता था। उन्हीं दिनों बशीरे के मिजाज में एक अजीबोगरीब तब्दीली रुनुमा हुई। उसने कबूतर आज़ाद कर दिए, खरगोश या तो खुद खा लिए या लोगों को खिला दिए और बत्तखें मज़ारेन में तकसीम कर दी, मगर उन पर यह शर्त आयद कर दी कि वो उसे एक बत्तख के बदले खूबसूरत बिल्ली फराहम करेंगे। मज़ारे इस फरमाइश पर न जाने कहाँ कहाँ से उसके लिए कई बिल्लियाँ पकड़ लाए। 3 बिल्लियाँ शक्लो सूरत और आदात व अतवार के एतबार से उसे पसंद आईं। उन्हें उसने मार भगाया और बाकी 5 बिल्लियों के साथ हवेली में ख़ानदान के सरबराह की तरह रहने लगा। हफ्ते में एक बार वो आयशा और चची फजीला से मिलने जाता। उस रोज़ तो चची उसे दूध और मक्खन में नहला देती, उसके लिए मुर्ग पुलाव पकाती, ठंडी मीठी छाछ से उसकी तवाज़ो करती और उस पर निसार हो जाती। आयशा उससे ज़्यादा दूर तो न रहती, मगर कोनों खुदरों से आने बहाने उसकी आंखों में झांकती, मुस्कुराती, लज्जाती और मुख्तलिफ कामों में जुटी रहती। दिन ढलता तो बशीरा अपने इकलौते दोस्त हकीम सलीमुद्दीन के दवाखाने में जा बैठता, उससे दुनिया जहान की बातें करता और शाम को आयशा और चच्ची से रुखसत होकर हवेली पहुंच जाता। उसने बिल्लियों के लिए गोश्त फराहम करने का काम अपने एक मज़ारे ईदों के सुपुर्द कर रखा था और दूध की फराहमी मजीद को सौंप दी थी। बिल्लियां उससे अब इस कदर मानूस हो चुकी थीं कि उसे पल भर के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। वो जहाँ भी जाता उसके साथ हो लेती, यहाँ तक कि इतवार को वो गाँव का रुख करता तो उसके घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ती और जब वो गांव पहुंचता तो उसके हम उम्र नौजवान खिलखिलाकर हंसते, लड़कियां इशारे करती और बच्चे बशीरा बिल्ली वाला के नारे लगाते, मगर वो हर किस्म की आवाज़ों से बेनियाज मुस्कुराता हुआ चच्ची के यहाँ जा घुसता और जब बिल्लियों का लश्कर चच्ची के वसीवारीज़ आंगन में दाखिल होता तो कोहराम सा मच जाता। चच्ची के कहकाओं से घर के दरो दीवार गूंजने लगते और आयशा की पेशानी पर लातादाद सलवटें उभर आती। आखिर एक इतवार आयशा ने बशीरे को तन्हाई में आ लिया। बशीरे, ये तुमने क्या मजाक बना रखा है? वो घुर्राई। क्या किया? कैसा मजाक? बशीरा अकलाया।
یہ بلیوں کی فوج تم نے اپنے پیچھے کیوں لگا رکھی ہے؟ عائشہ نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ بشیرہ کھلکھلا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ عائشہ کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں مکئی کا ایک بھٹا ٹھونس دیا۔ کیا یہ میری بات کا جواب ہے؟ وہ چیخی۔ میں کہتی ہوں بطخوں، خرگوشوں اور کبوتروں کی طرح ان بلیوں کو بھی دفع کرو۔ مگر کیوں؟ بشیرے نے پیار سے پوچھا۔ یہ تمہارا کیا بگاڑتی ہیں؟ عزت، عائشہ نے دانت پیسے۔ گاؤں بھر کی چھوکریاں چھوکرے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا تو دماغ چل گیا ہے، بشیرے نے فیصلہ سنا دیا۔ اور تمہارا اکیلے کا دماغ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ ہار ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ ہاں، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو عائشہ تم بھی مجھے آج دوسری لڑکیوں کی طرح بدصورت لگنے لگتی۔ اوہ، عائشہ سرخ ہو گئی، پھر سر جھکا کر پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کریدتے ہوئے بولی، تو کیا تم ان بلیوں سے پیچھا نہیں چھڑاؤ گے؟ نہیں عائشہ، خدا کرے ان سب پر کوئی وبا پڑے۔ عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، ایک بھی زندہ نہ بچے۔ پہلے تو بشیرے نے حیرت سے عائشہ کے چاند سے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی روحان سی صورت پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ کہا لگا ہی رہا تھا کہ فضیلہ آ گئی۔ کیا گدھوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ چچی نے پہلے عائشہ اور پھر بشیرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ آشی، بشیرے نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری بلیوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعا دے رہی ہے۔ ارے وہ کیوں؟ چچی بولی۔ کہتی ہے ان کی وجہ سے ہماری عزت جاتی ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، چچی نے عائشہ کی تائید کی۔ آج تک تو ہم نے کسی کو اتنی بلیاں پالتے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب تو دیکھ لیا نا، بشیرے نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ بے بس ہو کر چپ ہو گئیں۔ وہ تو اسے کیا قائل کرتی؟ حکیم سلیم بھی بشیرے کو بلیوں سے علیحدگی کرنے پر کسی طور پر آمادہ نہ کر سکا۔ جب وہ اس کے مطب پہنچتا تو چھوٹے بڑے بچوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو جاتا اور زبردست غل گپاڑا مچتا۔ حکیم بیچارہ کھسیانہ ہو جاتا اور بعض اوقات تو جھنجھلا کر ایک آدھ لڑکے کو پیٹ بھی ڈالتا، مگر کیا مجال جو بشیرے کے ماتھے پر کوئی بل بھی پڑا ہو۔ یوں وہ سکون سے بیٹھا رہتا جیسے اس کے کان سماعت سے آری ہوں۔ ایک بار جب سردیاں عروج پر تھی اور یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے رگوں میں خون منجمد ہوا جاتا تھا، ایک دن بشیرہ حویلی کے کشادہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا اور پاس رکھے تشت میں سے گوشت اٹھا اٹھا کر بلیوں کے سامنے پھینک رہا تھا کہ اس نے دیکھا سفید ریشمی بالوں والی ایک تندرست بلی کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ بلی اجنبی تھی، نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے بشیرے کی موٹی تازی بلیوں کو گوشت کھاتے دیکھ رہی تھی۔ بشیرے کو اس خوبصورت بلی پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے پچکارا، مگر اس نے بشیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور بلیوں کی طرف متوجہ رہی۔ بشیرے نے اس کے آگے چند فٹ کے فاصلے پر گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکا۔ بلی نے گوشت کی طرف ایک اچھڑتی نظر سے دیکھا، مگر اپنی جگہ سے جنبش نہ کی، اور بشیرہ اس کی خلاف فطرت سے کچھ حیران سا ہو کر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر جب اس نے بلی کی نگاہوں کے مرکز کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا وہ صرف نیمو کو گھور رہی تھی۔ نیمو جو بشیرے کی تمام بلیوں سے زیادہ حسین اور خوش قامت تھی۔ بشیرے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ یہ تو اس کی نیمو پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور اس کی محبت نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا ہے کہ اس کو کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہا۔ اور یہ نیمو بھی عجیب پاگل ہے کہ اس کی محبت آمیز نگاہوں کا جواب بڑی گرم جوشی اور لگاوٹ سے دے رہی ہے۔ اس نے بھی گوشت سے منہ کھینچ لیا۔ چند منٹ تک وہ آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کرتی رہیں۔ پھر نیمو اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کرتی اور پھر گھر سے باہر نکل گئی۔ نیمو شام تک گھر نہ لوٹی تو بشیرے کو تشویش ہوئی۔ اس نے اسے دور دور تک تلاش کیا، مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ بشیرہ افسردہ سا ہو کر واپس چلا آیا اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر دوسری بلیوں سے دل بہلانے لگا۔ جب اس پر نیند غالب آنے لگی تو اسے خیال آیا کہ آج گھر میں غیر معمولی سکوت طاری ہے۔ دوسرے کمرے سے چوہے کی آواز سنائی دیتی تھی، نہ اس کی اچھل کود جس نے پچھلے کئی دنوں سے کافی شور مچا رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ چوہا مر گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ بہت دیر تک اسی موضوع پر سوچتے سوچتے وہ آخرکار سو گیا۔ پھر تو نہ جانے کیا بلا ٹوٹ پڑی کہ بشیرے کی بلیاں ایک کے بعد ایک غائب ہونے لگی۔ جو بھی حویلی سے باہر نکلتی لوٹ کر نہ آتی، اور 15 دن کے مختصر عرصے میں اس کے پاس بلیوں کا صرف ایک جوڑا رہ گیا۔ بشیرے کا دل کٹ کر رہ گیا اور اذیتناک احساس تنہائی نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بلیاں کہاں چلی گئی تھیں۔ جو وہ سوچتا یہ خیال اس کے ذہن میں پختہ ہوتا چلا جاتا کہ ہو نہ ہو کوئی بدخواہ یا کینہ پرور شخص انہیں زہر کھلا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ بشیرے سے تو کوئی بھی ناراض نہیں تھا۔ ادھر وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ باقی ماندہ 2 بلیاں بھی ہر وقت سہمی سہمی سی رہنے لگی ہیں،
जैसे उन्हें किसी नादीदा खतरे का एहसास ख़त्म किए दे रहा हो। वो रह रह कर ठिठकती और मुतजस्सिस व हिरासा निगाहों से गिरदोपेश का जायजा लेती। और एक रोज़ वो भी घर से ऐसी निकली कि लौट कर न आई। बिल्लियों का आखिरी जोड़ा भी रुखसत हो गया तो बशीरे ने दिल शिकस्ता होकर गांव की राह ली। बच्चों ने उसे देखकर शोर मचाया, बिल्ली वाला, बिल्ली वाला। मगर आज ये नारा उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह दाखिल होता मालूम हुआ था। वो झुंझला गया और घोड़े को एड़ लगाकर तेजी से चची फजीला के यहाँ जा पहुंचा। चची उसे खिलाफे मामूल आते देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर उसके मालूल चेहरे को देखकर बोली, बशीरे, क्या बात है? आज तो बहुत बुझा बुझा नजर आ रहा है। क्या बताऊं चची, बहुत ही बुरा हुआ। बशीरे ने बड़ी गमनाक आवाज़ में जवाब दिया। इतने में आयशा भी उनके पास आन खड़ी हुई। आखिर हुआ क्या बेटा, कुछ बता। बिल्लियों का आखिरी जोड़ा भी कहीं चला गया है, बशीरा अफसरदा आवाज़ में बोला। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आयशा ने बेख्तियार कहा। तेरी ही नज़र खा गई है उन्हें डाइन, वो गुर्राया। तू ही उनकी दुश्मन हो रही थी। अरे तो लड़ते क्यों हो, चची बोली। बिल्लियाँ थी सो मर गईं, कौन सी क़यामत टूट पड़ी। चलो अंदर बैठो। चची के घर से वापसी पर पहले बशीरा सीधा अपने दोस्त हकीम सलीम के पास जा पहुंचा। सलीम उसकी अफसरदगी से खासा मुतासिर हुआ और जब मालूम हुआ कि उसकी अफसरदगी बिल्लियों के पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने के सिलसिले में है, तो उसने बड़ी हमदर्दी से अपने दोस्त बशीरे को समझाया कि यह महज इत्तिफाक है कि सब बिल्लियाँ एक एक करके गायब हो गईं। मुमकिन है वीराना उन्हें रास ना आया हो और मुख्तलिफ आबादियों को चली गई हों। बशीरा उससे बहस किए बगैर थोड़ी देर उसके पास बैठकर घर चला आया। एक रात फिर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बशीरा आतिशदान के सामने कुर्सी पर बैठा मामूल के मुताबिक हुक्का गड़गड़ा रहा था। उसने दरवाजे बंद रखे थे, इसलिए कमरा खासा गर्म हो रहा था। उसका एक कुत्ता मोती उसकी कुर्सी की बाएं जानिब करीबी फर्श पर पुरसुकून नींद सो रहा था और दूसरा कुत्ता बब्बर कहीं बाहर था। कमरे में मौत का सा सुकून छाया हुआ था। बशीरे को कुर्सी पर बैठे बैठे 9:30 बज गए और वो गुनूदगी सी महसूस करने लगा। वैसे भी वो बिस्तर पर दराज होने से पहले आतिशदान के सामने कुर्सी पर ही सोने का मूड बना लिया करता था। फिर न जाने उसे कब नींद आ गई। उसका दायां हाथ कुर्सी के बाजू पर नीचे फर्श की तरफ लटक गया। वो 10:30 बजे तक सोता रहा। अगर उसका तवाजुन न बिगड़ जाता तो न जाने कब तक कुर्सी पर ही पड़ा सोता रहता। आँख खुलते ही उसने आदत के मुताबिक देखे बगैर कुर्सी के करीब महवे ख्वाब मोती की पुश्त सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कुत्ते की पुश्त थपथपाई तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ कुत्ते के जिस्म की बजाय किसी और ही चीज़ से मस हो रहा है। वाकई ये कुत्ते की पुश्त नहीं थी, मगर वो चीज़ ऐन उसी मकाम पर मौजूद थी जहाँ मोती लेटा हुआ था। ये जिस्म जिस चीज़ का भी था फिसलने वाला था और उसके हाथों को बालों के लम्स का एहसास तक नहीं होता था। उसका हाथ हरकत करता रहा। फिर अचानक उसके जहन में यह एहसास जागा, ये कोई और ही चीज़ है, कुत्ता हरगिज़ नहीं। क्योंकि वो वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था कि अगर वो इस चीज़ पर उंगलियों का दबाव डाले तो पूरा हाथ उसमें धंस जाएगा। उस चीज़ को टटोलने और उसकी हकीकत का जायज़ा लेने की ये कैफियत बशीरे के नीम ख्वाबीदा दिमाग पर चंद सेकंड तक तारी रही और फिर ये कैफियत रूह फरसा खौफ का रंग इख्तियार करने लगी। बशीरा सटपटा गया। उसका दिमाग पूरी तरह चौकस हो गया और उसने दाएं जानिब सर झुकाकर फर्श पर पड़ी उस चीज़ पर नज़र डाली और फिर उसकी आंखों ने जो कुछ देखा उसका वो भयानक से भयानक ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकता था। वो बेरंग गाढ़े और शफाफ सियाल का बेशक्ल धड़ था जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। यूँ लगता था जैसे अगर उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो वो बआसानी उंगलियों से फिसलकर फर्श पर ढेर हो जाएगा। इस होलनाक हकीकत का उसे इल्म कैसे हुआ, ये वो नहीं जानता था। बस उसे तो इतना मालूम था कि उस चीज़ को देखे बगैर ही महसूस कर लिया था कि वो ज़िंदगी से मामूर है। हाँ, वो चीज़ जिंदा थी और उसका एक पतला और बेशक्ल बाजू कुत्ते की पुश्त से गुजरकर उसके सर पर मौजूद था, जिसमें उसका सर छुप गया था। मोती बिल्कुल साकित था, जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। शदीद खौफ से बशीरे का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। यूँ लगता था जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। कमरे की फिजा पर खौफ का पुरहौल तासुर छाया हुआ था। बशीरे की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और उसकी दहशत आमेज़ चीख से कमरे की दरो दीवार लरस गए। बेख्तियार वो तड़प कर कुर्सी से उठा और लोहे की सलाख उठाकर उस चीज़ के करीब आ खड़ा हुआ। वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो चीज़ बिल्कुल साकिन थी, कतई तौर पर जामिद और गैर मुतहर्रिक। मगर ना जाने बशीरे को क्यों ये महसूस हो रहा था कि अगर वो चीज़ चाहे तो बिजली की सी सीरत से हरकत कर सकती है। बशीरे ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वज़नी सलाख से उस बेशकल सियाल मादे पर भरपूर ज़रब लगाई। खफीफ सी आवाज़ भी पैदा ना हुई। लोहे की सलाख उसमें धंस गई और फिर यूं ऊपर को उठी जैसे उसने
रबड़ के फूले हुए गुब्बारे पर ज़रब लगाई हो, और फिर इसके साथ ही वो चीज़ हरकत में आ गई। वो दरवाजे की तरफ सैलाब की तरह बहने लगी, जैसे कछुआ रिंग रहा हो, मगर उसकी रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर तेज थी। अगर उसकी हरकत को संपोलियों के रेंगने से तशबीह दी जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बशीरे के देखते ही देखते वो चीज़ दहलीज के नीचे एक छोटी सी दर्ज में दाखिल होकर गायब हो गई। बशीरा चंद में वहीं बेहिसो हरकत खड़ा उस दर्ज को देखता रहा। फिर उसने खौफ से एक आसाब शिकन झुरझुरी ली और एक तवील सांस लेकर मोती की तरफ बढ़ा, जो खामोशी से फर्श पर थोथनी टिकाए पड़ा था। बशीरे के दोनों हाथ आगे को बढ़े और वो कुत्ते को झंझोड़ने लगे। मोती ने आंखें खोल दी, मगर यूं महसूस होता था कि वो आंखें जिंदा मोती की आंखें नहीं थी, बल्कि उनसे मौत झांक रही थी। बशीरे ने महसूस किया कि जैसे वो अपनी आंखों से मौत को मुजस्सम देख रहा हो। बशीरा हाँपता कांपता बिस्तर पर गिर पड़ा, मगर उसे रात भर नींद न आ सकी और करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। रात भर उसके कान खड़े रहे, कुछ सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? वो कैसी आवाज़ होती जो उस चीज़ के दोबारा कमरे में दाखिल होने से पैदा होती। उसका जहन आवाज़ का तसव्वुर बांधने से कासिर रहा, मगर ना वो चीज़ दोबारा कमरे में दाखिल हुई, ना बशीरे ने कोई अजीब और गैर मामूली आवाज़ सुनी। रात भर कमरे में मौजूद तमाम दर्जों को देखते देखते उसकी आंखें दुखने लगी थी, उनमें जलन होने लगी थी, जैसे किसी शरीर बच्चे ने उनमें रेत झोंक दी हो। दूसरा कुत्ता बब्बर न जाने कहाँ चला गया था। वो रात भर लौट कर न आया था कि उसे पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देता था, हत्ता कि रात को भी उसके जिस्म से पैवस्त होकर सोता था। वो बशीरे पर इस कदर फिदा था कि जब तक बशीरा रात को उसकी पुश्त पर चंद बार हाथ नहीं फेरता, नींद उसके करीब भी नहीं भटकती थी। मगर वो रात भर गायब रहा था। बशीरे ने सोचा शायद वो उस चीज़ से डर गया हो। हाँ, यकीनन खौफजदा हुआ होगा। ये जानवर इसी माफूकुल फितरत चीज़ों का इदराक करने में इंसान से बहुत आगे हैं। जब दरवाजे की दर्ज से सुबह का उजाला कमरे में झांकने लगा, बब्बर लौट आया। उसके हाँफने और गुर्राने की आवाज़ें बशीरे के कानों से टकराईं। बशीरे ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो बब्बर को अपना मुंतजिर पाया। वो गौर से बशीरे के चेहरे को देख रहा था। बशीरे ने उसे प्यार से पुचकारा और अंदर दाखिल होने के लिए उसे रास्ता दे दिया। बब्बर कमरे में दाखिल हो गया। बशीरा फिर पलंग पर लिहाफ में घुस गया। उसने देखा कि बब्बर अपने रफ़ीक मोती को 1 गज के फासले पर खड़ा घूर रहा है। अचानक बब्बर के कान खड़े हुए, जबड़े खुल गए, मुंह से झाग छूटने लगी और उसके हलक से खौफनाक गुर्राहट बरामद होने लगी। फिर वो एक ही जस्त में मोती के जिस्म पर गिरा और इंतहाई वहशत के आलम में उसे अपने दांतों से काटने और पंजों से उसकी खाल उधेड़ने लगा। इंतहाई अजियतनाक मंजर था। बशीरा तड़प कर पलंग से उठा, मगर उस पर खौफ कुछ इस कदर गालिब आ गया था कि वो आगे बढ़कर कमज़ोर और मुसीबत ज़दा मोती को वहशी बब्बर के चुंगल से निजात दिलाने की जुर्रत न कर सका। बशीरा हैरान था कि मोती अपने बचाव के लिए खफीफ सी मुज़ाहमत भी नहीं कर रहा। वो शायद इस कदर खाइफ हो गया था कि उसमें हरकत करने, चीखने या उठकर बाहर को भाग जाने की सकत नहीं रही थी। फिर अचानक बशीरा हरकत में आया। अगर वो बब्बर को दोनों हाथों में दबोच कर दूर न फेंक देता तो मोती गरीब की मौत वाक़ई होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। मगर बब्बर फिर गुर्रा कर मोती की तरफ बढ़ा। बशीरे को गुस्सा आ गया। उसने लपक कर उसे पकड़ा और कमरे से बाहर फेंक कर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर नहीफ व नज़ार करीबुल मर्ग मोती के पास आ खड़ा हुआ। मोती ने झुरझुरी ली और साकित हो गया। उसे अपने ज़ख्म तक चाटने की हिम्मत न हुई जिनसे खून जारी था। बशीरा उसके पास बैठ गया और ये जानकर उसका दिल डूब गया कि मोती सांस की आमदोरफ्त से भी महरूम हो चुका है। बशीरे ने बड़े दुख के साथ मोती की दुम पकड़ी और उसे घसीटता हुआ सहन में ले गया। उसे घास पर फेंक कर चला गया। बेचारे ने नाश्ता तक नहीं किया था। उस रात के अजियतनाक और हौलनाक वाक़यात ने नींद के साथ साथ उसकी भूख भी छीन ली थी। जब वो ज़रूरी कामों से फरागत पा चुका तो उसने एक कुदाल कांधे पर रखा और सहन की तरफ रवाना हो गया। वो मोती को हवेली के सहन में ही सुपुर्द खाक करने का इरादा रखता था। सहन में आया तो ये देखकर मबहूत रह गया कि जिस जगह वो मोती की लाश छोड़ गया था अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ताहम उस मकाम पर घास दबी हुई थी जो वहाँ कुछ देर कबल किसी जिस्म की मौजूदगी की निशानदेही करती थी। इसके बावजूद न जाने बशीरे को कैसे महसूस हुआ कि उससे गलती हो गई होगी। मुमकिन है मोती की लाश वो अकबी दीवार के पास छोड़ गया हो। वो इस ख्याल के जहन में उभरते ही लपकता हुआ अकबी दीवार की तरफ गया, मगर वहाँ भी लाश का कोई वजूद नहीं था। बशीरा चकरा गया। उसका दिमाग माफ हो गया। अनहोने खिलाफ अकल वाक़यात पेश आ रहे थे। उस पर अजीब बहरानी कैफियत तारी हो गई और उसे शुबा सा होने लगा कि हो ना हो उसके हवास खो गए हैं जो ऐसे वाक़यात देख रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए बशीरा चुप साध गया और इन वाक़यात का किसी से जिक्र तक न किया, हत्ता कि उसने अपने बेतकल्लुफ़ और हमराज दोस्त हकीम सलीमुद्दीन से भी पोशीदा रखी। वो डरता था कि उसकी बातें सुनकर
لوگ اسے پاگل نہ قرار دے دیں۔ اور پھر بشیرہ ہر لمحے کسی نئے مافوق العقل واقعے کا منتظر رہنے لگا۔ ہر وقت اس کی نگاہیں گرد و پیش کسی چیز کی متلاشی رہنے لگی۔ یوں ہی 20 روز گزر گئے، کوئی انوکھا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، کوئی عجیب چیز دکھائی نہ دی۔ اور پھر ایک دوپہر وہ حویلی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو اسے سیاہ رنگ کا ایک کتا کھڑا نظر آیا جو بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاہے گاہے کتے کی نگاہیں بشیرے کے قب میں بھی اس انداز میں اٹھتی تھی جیسے اسے بشیرے کے پیچھے بھی کسی کے آنے کی توقع تھی۔ بشیرہ یہی سمجھا کہ اس کتے کو اس کے اکلوتے کتے ببر کی یہاں موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ بشیرہ اس کتے سے چند گز کے فاصلے پر پہنچا تو چونک گیا، یہ تو اس کا موتی تھا۔ وہ لاشعوری طور پر سیٹی بجانے لگا اور اس حقیقت کو لمحے بھر کے لیے یکسر فراموش کر بیٹھا کہ اس کا موتی تو 3 ہفتے قبل مر گیا تھا۔ مگر کتے نے سیٹی سن کر اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اچانک اس کے دماغ سے پردہ اٹھا اور اسے موتی کی یاد آ گئی۔ اس نے نووارد کتے کی طرف غور سے دیکھا تو اسے وہ موتی سے حیرت انگیز حد تک مشابہ نظر آیا۔ اگر موتی اس کی آنکھوں کے سامنے نہ مرا ہوتا تو وہ اسے موتی ہی سمجھ لیتا، مگر اب وہ اسے موتی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا، بس اس کا ایک ہمشکل کتا تھا۔ مگر یہ خیال نہ جانے بشیرے کے ذہن میں کیوں سختی سے جڑ پکڑ کر رہ گیا کہ یہ کتا اس کے ببر کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد بشیرے کو وہ کتا ہر دوسرے دن اپنی حویلی کے گرد منڈلاتا نظر آنے لگا۔ اس کی آمد و رفت کا سلسلہ کوئی ہفتے بھر جاری رہا، مگر ایک خاص بات جو بشیرے نے اس کتے میں محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی اسے دکھائی دیا پہلے سے کمزور ہی نظر آیا، اور آخری بار تو اس کی ایک ایک ہڈی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ البتہ 4-5 روز بعد ایک اور کتا وارد ہوا۔ وہ کتا بہت تندرست اور بھاری بھرکم تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی خوشحال اور جانوروں کے شوقین کا پروردہ ہے۔ وہ کتا بھی بشیرے کے لیے بالکل اجنبی تھا، جانے کس گاؤں سے آیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ببر جو موتی کے ہمشکل کتے کی لاکھ کوشش کے باوجود گھر سے نکل کر اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کتے کو دیکھتے ہی بے اختیار اس کے پاس جا پہنچا تھا اور وہ دونوں اچھلتے کودتے بشیرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر ببر بھی کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ بشیرہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب بشیرے کو اپنے آواز پر شبہ نہیں رہا تھا کیونکہ یہ واقعات مربوط تھے اور ان کے پیش آنے کے انداز میں حیرت انگیز یکسانیت تھی، یعنی پہلے چوہے، پھر بلیاں اور پھر کتے غائب ہو گئے تھے۔ ببر کے اغوا ہونے کے ٹھیک 3 دن بعد ایک شام ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور بشیرہ حویلی کے دروازے کے باہر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے شمال کی جانب سے سڑک پر ایک نوعمر لڑکا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ لڑکی کی صورت جانی پہچانی نہیں تھی، قد قامت سے کم و بیش 12 سال کا نظر آ رہا تھا، مگر اس نے کپڑے بڑے عجیب پہن رکھے تھے۔ کپڑے کیا تھے، چونچوں کا مربع تھا، شلوار چھوٹی تھی اور اس کے پائنچے پڈلیوں تک تھے۔ جسم پر قمیض بہت بڑی تھی جو کسی بھاری تنوتوش کے آدمی کو بھی مشکل سے پوری آ سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا یہ کپڑے اس نے ادھر ادھر سے چرا کر پہن لیے ہیں۔ اس کی حیت قضائی دیکھ کر بشیرے کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال پیدا ہوا کہ یہ لڑکا گھر سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب لڑکا بشیرے کی حویلی کے سامنے پہنچا تو اس کی رفتار سست ہو گئی اور وہ حویلی کو یوں منہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا جیسے وہ رک جانا چاہتا ہو، مگر وہ رکا نہیں بلکہ سست روی سے شام نگر کی طرف بڑھتا رہا۔ تاہم وہ بار بار مڑ مڑ کر حویلی پر ایک نظر ضرور ڈال لیتا تھا۔ بشیرے کو لڑکے کی خستہ حالی پر رحم آ گیا اور اس کے قدم خود بخود لڑکے کے تعاقب میں اٹھنے لگے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ لڑکے کو آواز دے کر روک لے، مگر اس کے ہونٹ سل گئے اور اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی کیونکہ کوئی نادیدہ قوت اسے بار بار روک رہی تھی۔ خبرداری سے روکنے کی کوشش مت کرنا، یہ کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کی شکل میں موت ہے۔ یہ آواز بشیرے کو اپنی روح کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ بشیرے کی ذہنی کیفیت بھی اس وقت عجیب تھی، اس پر بھی خوف طاری تھا اور ندامت و خجالت بھی۔ ندامت اس لیے کہ اسے اپنا خوف بے معنی معلوم ہوتا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ تیز قدموں سے لڑکی کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکے کو پکارنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کی نگاہیں کچی سڑک پر پڑی جو پھوار کی وجہ سے مرطوب ہو رہی تھی، مگر سڑک کا یہ حصہ انتہائی ٹھوس اور ہموار تھا، یہاں گرد و غبار کا نشان تک نہ تھا۔ اسے لڑکے کے ننگے پاؤں کے نشانات نظر آ رہے تھے، مگر وہ نشانات کچھ ایسی غیر معمولی نوعیت کے تھے کہ فرتے دہشت سے بشیرے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لڑکے کے پاؤں 3-3 انچ تک زمین میں دھنس رہے تھے جیسے وہ انتہائی نرم اور دلدل نما زمین پر چل رہا ہو۔ بشیرے کے خوف کا باعث حقیقت میں یہ بات تھی کہ لڑکا اس کے مقابلے میں بہت ہلکا پھلکا تھا، مگر اس کے اپنے پاؤں زمین پر بالکل مدھم اور غیر واضح سا نشان چھوڑتے تھے۔ تو کیا اس لڑکے کا یہ مختصر سا جسم ایک بھاری بھرکم بھینس کے جسم سے بھی بھاری تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیرہ ایک بار تو جھنجھلا گیا اور اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر ننگے پاؤں لڑکے کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، مگر اس کے پاؤں زمین میں تو کیا دھنستے،
مٹی پر نشانات بھی مشکل سے پیدا کر سکے۔ اب تو بشیرے کی پشت پر خوف سے چیونٹیوں کا لشکر رنگنے لگا۔ اس نے دور تک لڑکے کے پاؤں کے نشانات کا جائزہ لیا اور پھر ایک دم پلٹ کر گھر کی طرف بھاگا۔ اب اس کے آواز پر جان لیوا خیال مسلط ہو چکا تھا کہ وہی مافوق الفطرت چیز لڑکی کی شکل میں مجسم ہو کر پھر نازل ہو گئی ہے۔ ممکن ہے اس کی حویلی ہی اس چیز کا گھر ہو۔ بشیرہ حویلی سے اس قدر خائف ہو گیا کہ دوسرے روز صبح سویرے ہی شام نگر جا پہنچا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ نے قدرے تعجب سے اس کا خیر مقدم کیا۔ بشیرے کا جی اس راز کو اگل دینے کے لیے مضطرب تھا۔ اب وہ اس ہیبت ناک راز میں کسی کو شریک کرنا چاہتا تھا کہ دل میں کچھ ڈھارس ہو، لیکن پھر یہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی باتوں پر کون یقین کرے گا، کیونکہ اسے تو اپنی آنکھوں پر بڑی مشکل سے یقین آیا تھا۔ کسی سے کہہ کر خواہ مذاق کا نشانہ بننے سے کیا فائدہ؟ وہ کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا۔ چچی تو کسی کام سے باہر چلی گئی اور عائشہ نے سرسوں کے ساگ میں پاؤ بھر تازہ مکھن ڈال کر چنگیری میں جوار کی 3 گرم گرم روٹیوں کی تہ لگا کر اس کے آگے رکھ دی۔ کیا سوچ رہے ہو بشیرے؟ عائشہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بشیرہ چونک پڑا۔ نہیں کچھ تو ہے تو مگر کیا؟ بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی ایسی راز کی بات ہے؟ نہیں، مگر بات عجیب ہے۔ اسے سن کر تم تو کیا کوئی بھی عقل مند شخص یقین نہیں کرے گا۔ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ عائشہ بولی۔ کیا ہر وقت نوک جھونک کرتے رہتے ہو تم دونوں؟ چچی کی گرجدار آواز سنائی دی اور یہ دونوں شرما کر چپ سادھ گئے۔ چچی بشیرے کے پاس آ بیٹھی۔ بشیرے، کل سے لالو لوہار کا بڑا لڑکا نہ جانے کہاں غائب ہے؟ چچی نے متاسف آواز میں کہا۔ اسے تو گاؤں بھر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا… بشیرہ کسی فوری خیال کے زیر اثر اچھل پڑا اور لقمہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی چچی اور کبھی عائشہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اس قدر متغیر ہو گیا تھا کہ چچی گھبرا سی گئی۔ کیا ہو گیا تجھے لڑکے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ تو سہم کیوں گیا؟ چچی کیا بتاؤں؟ بشیرہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے کھانا پرے دھکیل دیا۔ ارے تو نے کھانے سے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کھانا تو کھا۔ چچی نے اسے ڈانٹا۔ نہیں چچی، پہلے میری بات سن لو، بشیرے نے ایک عزم سے کہا۔ چچی تم یقین کرو یا نہ کرو، میں یہ راز اب ظاہر کر کے رہوں گا۔ بشیرہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چوہوں کے شور و غل، کسی بھاری جانور کے ان پر جھپٹنے، ایک بلی کے ظاہر ہونے، یکے بعد دیگرے تمام بلیوں کے غائب ہونے سے لے کر اس لڑکے کے ظہور تک کی تمام داستان چچی اور عائشہ کو سنا ڈالی۔ بات بے حد ڈراؤنی تھی، مگر نتیجہ پھر بھی وہی نکلا جس کا بشیرے کو خدشہ تھا۔ عائشہ کے مترنم قہقہوں سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور چچی کی ترہم آمیز مسکراہٹ نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چچی، میری بات پر یقین کرو، ہمارا گاؤں یا ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس کے گاؤں بھی کسی ناگہانی آفت میں پھنسنے والے ہوں۔ لالو لوہار کا لڑکا بھی اس طرح غائب ہوا ہے، مجھے یقین ہے، اتنا یقین جتنا سورج کے نکلنے اور پھر ڈوبنے پر ہے۔ چل آرام سے بیٹھ پگلے، چچی نے اس کے سر پر ہلکا سا دھپ جمایا۔ تیری باتیں کچھ اوٹ پٹانگی ہوا کرتی ہیں۔ بشیرہ دل ہی دل میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دوپہر ڈھلے وہ اپنے دوست حکیم سلیم الدین کے مطب جا پہنچا۔ بشیرے، کیا بات ہے؟ آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، بشیرے نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ نہیں، میری نظر تمہارے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ سلیم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کہو کیا بات ہے؟ عائشہ سے لڑائی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بشیرے نے کہا۔ تمہیں تو ہمیشہ فضول باتیں سوچتی ہیں، مجھے بے وقوف مت بناؤ بشیرے، سلیم گرجا۔ سچ بتاؤ کیا بات دل میں لیے بیٹھے ہو؟ سن کر یقین بھی کرو گے؟ آخر بشیرہ پھٹ پڑا۔ بشیرے، اگر تو کہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے تو میں یقین کر لوں گا، جھوٹ تو تیرے نصیب ہی میں نہیں لکھا۔ تو سنو، اگر ہو سکے تو دل کھول کر میرا مذاق اڑاؤ۔ پھر بشیرے نے اپنی کم و بیش کہانی دہرا دی۔ سلیم سن ہو گیا۔ وہ گہری متجسس نگاہوں سے بشیرے کے چہرے کو یوں دیکھنے لگا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کہیں اس کے دوست کا دماغ تو نہیں چل گیا، مگر اس کی باریک بین اور ماہر آنکھیں بتاتی تھی کہ بشیرے کا دماغ 100% صحت مند ہے۔ ہنسو، خوب ہنسو، بشیرہ سنجیدگی سے بڑبڑایا۔ ان واقعات پر تو میں نے بھی بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو بشیر، سلیم گہرا سانس لے کر بولا۔ اگر تم نے جو کچھ سنایا ہے وہ بھی قرین عقل نہیں۔ بہرحال اب تم حویلی کو سدھارو، آرام سے رات بھر سو اور صبح ناشتہ میرے ہاں کرو، سمجھے؟ میں تمہاری ثابتی پر غور کر کے کل ناشتے میں اپنے خیال سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ بشیرے کے رخصت ہوتے ہی سلیم نے مطب بند کیا اور گھر چلا گیا۔ شام کے کھانے سے نمٹ کر وہ اپنی نشستگاہ میں گھس گیا
اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر بشیرے کی کہانی پر غور کرنے لگا۔ وہ جوں واقعات کی کڑیاں ملاتا اسے ان کی صداقت پر یقین ہو جاتا، مگر کسی مرحلے پر اچانک عقل سلیم آڑے آتی اور خلاف قیاس واقعات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی۔ کبھی تو خوف و دہشت سے سلیم کے رونگٹے کھڑے ہوتے اور کبھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ کبھی اسے وہ گاڑھا سیال کسی سیلاب کی مانند کسی درز میں غائب ہوتا نظر آتا، کبھی کتے، بلی اور لڑکے کی صورت میں مجسم ہو کر اپنی طرف بڑھتا نظر آتا۔ کئی بار اس کے الگ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے اپنی ذہنی کشمکش کا شدت سے احساس تھا۔ وہ رہ رہ کر حیران تھا کہ وہ تو کبھی اتنا ڈرپوک نہیں تھا۔ وہ تو گھور اندھیرے میں بھی ہندوؤں کے شمشان اور پرانے قبرستان سے بے دھڑک گزر جایا کرتا تھا۔ پھر آج اس کے آواز پر اس قدر خوف طاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ آدھی رات تک وہ اسی اذیتناک ادھڑے بن میں مبتلا رہا اور آخرکار اسے اس کہانی کی صداقت پر یقین آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے بدلتے سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے سے قبل ہی بشیرہ آدم کا اسے دیکھتے ہی سلیم کے خیالات میں زبردست انقلاب برپا ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ قہقہہ لگا کر ہنسے، مگر پھر بشیرے کی دل آزاری کے خیال سے وہ ضبط کر گیا۔ دن کی روشنی میں بشیرے کی کہانی اپنی صداقت کھو بیٹھی تھی۔ اب وہ کہانی پر اس انداز میں غور کر رہا تھا کہ خواہ کیسے ہی عجیب اور محیر العقول واقعات کیوں نہ پیش آ رہے ہوں، ان کا نتیجہ اس طرح سامنے آ جائے کہ اس پر شک کی گنجائش نہ ہو۔ ہاں تو سلیم، کیا سوچا تم نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی لمبا اور بھیانک خواب دیکھا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ بشیرے کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور اس کے چہرے پر شدید ذہنی صدمے کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پھر اسے غصہ آ گیا اور سلیم کے اصرار پر بھی وہاں پل بھر نہ رکا۔ بشیرے کو رخصت ہوئے بھی مشکل سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چچی فضیلہ آ پہنچی۔ وہ کچھ پریشان سی نظر آتی تھی۔ کیسے آئیں چچی؟ سلیم نے پوچھا۔ سلیم، چچی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے دوست بشیرے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا اسے؟ سلیم کے کان کھڑے ہو گئے۔ عجیب بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگا ہے۔ چچی نے دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تو بہت کچھ ہے، کہتا تھا اس کی بلیاں اور کتے غائب ہو گئے ہیں، سلیم نے کہا۔ اور ان بلیوں کتوں کو ایک بلا لے گئی ہے، چچی نے کہا۔ ہاں، یہی کہتا ہے۔ تو تم نے اندازہ لگایا؟ چچی نے سرگوشی کی۔ بھلا یہ باتیں یقین کے قابل بھی ہیں؟ پھر وہ قدر توقف کے بعد بولی، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ خدا نہ خواستہ عائشہ اور بشیرے دونوں میں سے ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ اس کی الجھل باتوں سے، اس کی باتیں خواہ کتنی ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوں، مگر اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، سلیم نے کہا۔ تو پھر اس کی باتیں سچ ہیں؟ چچی حیران ہو گئی۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سلیم نے کہا۔ بہرحال تم خاطر رکھو کہ بشیرے کا دماغ خراب نہیں ہوا، خدا کرے تمہاری بات سچ ہو۔ چچی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ مگر سلیم سن رکھو، اگر میری طرح تمہیں بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تو اس کا دماغ ضرور خراب ہے۔ چچی، تم نے مجھ پر کبھی اس قدر بے اعتمادی نہیں کی تھی، سلیم نے قدرے بھنا کر کہا۔ فکر مت کرو، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا تمہیں یقین ہے کہ اس گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو چکی ہے؟ ہاں، مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے، سلیم نے کہا۔ اتنا ہی جتنا اس کی دوستی پر یقین ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر چچی اٹھی اور رخصت ہو گئی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران سلیم سے بشیرہ ملنے نہ آیا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ بڈھے نمبردار کا لڑکا ارشد کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ راہٹ چلا رہا تھا کہ رفع حاجت کے لیے گنے کے کھیت میں گھس گیا، مگر پھر واپس نہ آیا اور کھیت میں بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو مجید اس کی تلاش میں گیا۔ وہ ارشد کے پاؤں کے نشانات پر کھیت میں داخل ہوا۔ وہ اس جگہ تک جا پہنچا جہاں ارشد بیٹھا تھا۔ ارشد فارغ ہو چکا تھا، مگر حیرت کا مقام ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں نہیں گیا تھا، کیونکہ مرطوب زمین پر اس کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ سلیم نے یہ خبر سنی تو خوف سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب بشیرے کی خلاف عقل کہانی پر کوئی شبہ نہ رہا۔ پہلے لالو لوہار کا لڑکا تیفو غائب ہوا اور اب نمبردار کا لڑکا ارشد اس بلا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو اس آفت ناگہانی کے نزول سے آگاہ کر دے، مگر اسے ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آج تک تو وہ بھی بشیرے کی باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہ ہوا تھا۔ پھر اس کی باتوں پر لوگ کیوں یقین کرنے لگے؟ سلیم خاموش رہا اور دن گزرتے رہے۔ 3 ہفتے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ البتہ اس دوران بشیر اور سلیم میں ملاقاتیں ہوتی رہی۔ بشیر نے نمبردار کے بیٹے کی گمشدگی کا سرسری تذکرہ کیا تھا کہ سلیم نے فوراً اس کی گمشدگی کو اس بلا کا کارنامہ قرار دے دیا۔ اب دونوں دوست اس بلا کے وجود کو سنجیدگی سے تسلیم کر چکے تھے۔
एक हफ्ते बाद आयशा और बशीरे की शादी हो गई। शादी इस धूमधाम से हुई कि पड़ोस आबादियों तक खबर हो गई और आयशा फार्म वाली हवेली चली गई। चच्ची बेचारी अकेली रह गई। वो सीधी सलीम के पास पहुंची और उसे अपने एहसास तन्हाई से आगाह करते हुए कहा कि वो बशीरे को इस बात पर मजबूर करे कि आयशा को वो 7 दिन हवेली में रखे और 7 दिन गांव में। बशीरे ने यह तजवीज़ बिला चूंचरा मान ली। आयशा एक हफ्ता अपनी माँ के पास गुजारकर हवेली में चली गई थी कि एक रोज़ सलीम के जी में न जाने क्या आई कि वो भी घोड़े पर सवार हुआ और बशीरे की हवेली जा पहुंचा। बशीरा एक खेत के पास खड़ा फसल को देख रहा था। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर वो पलटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ सलीम के पास आया। बशीरे के चेहरे से बेपनाह थकावट टपक रही थी, जैसे वो कई दिन तक सो ना सका हो। क्या हाल है बशीरे? सलीम ने पूछा। बहुत थके थके से मालूम होते हो। बशीरा एक कदम और आगे बढ़ा और सलीम के कान के करीब मुंह ले जाकर खौफजदा आवाज़ में बोला, सलीम मेरी हवेली ज़बरदस्त खतरे में घिरी हुई है। मैं बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ। हफ्ते भर से अजीब अजीब चीज़ें देख रहा हूँ, मगर मैंने आयशा को कुछ नहीं बताया अब तक। मैं उसे बता भी तो नहीं सकता। मैंने फैसला किया है कि हवेली बेचकर किसी महफूज जगह पर अच्छा सा मकान खरीद लूँ। मैंने आयशा पर यह ख्याल जाहिर किया और उससे सिर्फ इतना कहा कि यहाँ ख़तरा है, क्यों ना हवेली बेचकर गाँव में रह लिया जाए। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। उसे हंसना ही चाहिए क्योंकि उसने वो चीज़ें नहीं देखी जो मैं देख चुका हूँ। मगर तुमने क्या देखा है? सलीम ने हैरत से पूछा। तुम भी देखना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर अभी वापस चले जाओ और रात में यहाँ आओ जब आयशा सो चुकी हो। बशीरे ने सरगोशी की। बहुत खूब, मैं रात को आऊँगा, सलीम ने जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो? आयशा से तो मिल लो, बशीरे ने कहा और वो दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। आयशा से बावर्ची खाने में मुलाकात हुई। पुरशबाब आयशा फूलों की तरह शगुफ्ता हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए सलीम का इस्तकबाल किया और सलीम उसके हुस्न और शबाब के शहर में डूबा बहुत देर तक उससे बातें करता रहा। शाम के वक्त तो शुमाल की जानिब से ज़बरदस्त आंधी उठी। आंधी की आती क़यामत थी। बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। आधी रात तक आंधी का जोर न टूटा। ऐसे आलम में सलीम वादे के मुताबिक बशीरे के पास कैसे पहुंच सकता था। चुनाचे वो सो गया। सुबह उठा तो फिज़ा पुरसुकून थी। आंधी गुजर चुकी थी, मगर उसकी बर्पा करदा तबाही के आसार हर तरफ फैले हुए थे। सलीम नाश्ता करने के बाद मता पहुंचा। अभी वो चंद एक जख्मियों की मरहम पट्टी से फारिग हुआ था कि चची फजीला हाँपती हुई उसके पास आई। खैर तो है? बहुत घबराई हुई हो चची? सलीम ने तशवीश ज़दा लहजे में पूछा। आज रात गांव से 2 जवान लड़के और 3 लड़के गायब हो गए हैं, चची ने कांपती हुई आवाज़ में इंकशाफ किया। ये सब रात को घरों में सो रहे थे। ये क्या हो रहा है सलीम? क्या बशीरा सच कह रहा था? हाँ चची, सलीम सिर्फ इतना ही कह सका और आंखें मूंद कर कुर्सी पर नीम दराज हो गया। कुछ देर इस आलम में पड़ा रहा। फिर वो उठा और सीधा नंबरदार की बैठक में जा पहुंचा। नंबरदार वहां अकेला नहीं था, बल्कि 30-40 आदमियों ने उसे घेरे में ले रखा था। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सलीम ने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया और सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वालेकुम सलाम सलीमुद्दीन, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, नंबरदार ने कहा। बताओ ये क्या हो रहा है? सलीम ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। वो शशोपंज में पड़ गया था कि आया उन्हें उस नाकाबिले यकीन हकीकत से आगाह कर दे या नहीं। मेरी बात का तुमने कोई जवाब नहीं दिया सलीमुद्दीन। नंबरदार की आवाज़ में इश्तियाक और उम्मीद की झलक थी। क्या बताऊं नंबरदार जी? बिलाखिर सलीम ने सर उठाया। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी वो अपना जुमला पूरा ना कर पाया था कि मेहरदीन बैठक में दाखिल हुआ। वो बहुत परेशान था। उसका सांस धूकने की तरह चल रहा था। सलीमुद्दीन, आपका लड़का भी गायब हो गया, मेहरदीन चिल्लाया। भंगियों के मोहल्ले में 3 लड़कियां भी लापता हैं। ओह मेरे खुदा! सलीम तड़प कर उठा और घर की तरफ भागना ही चाहता था कि नंबरदार ने उसका बाजू थाम लिया। सलीम, यूँ घबराने और आवाज़ खो देने से मामला नहीं सुलझेगा। तुम हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हो। ज़रा सुकून से बैठो और इस मुसीबत से छुटकारे की कोई तदबीर सोचते हैं कि आखिर ये लड़के लड़कियां कहाँ गायब हो रहे हैं। क्या? नंबरदार एक झटके से खड़ा हो गया। तो अब तक खामोश क्यों बैठे हो? बैठक में शोर सा मच गया। लोग सख्त मुस्तरिब हो गए थे। तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? सलीम ने खड़े होकर सब लोगों का तायराना नज़रों से जायज़ा लेते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन ना किया तो तबाही से बच ना सकोगे। इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो और फिर सलाह मशवरे से उस बला के सद्देबाब की तदाबीर करो। फिर सलीम ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर चंद लोग इस्तेफामी अंदाज में मुस्कुराने लगे। कुछ लोग खौफजदा हो गए और कुछ हैरत से गुंग हो गए। बहुत अजीब सी बात सुनाई है तुमने, नंबरदार ने सर झटकते हुए कहा। खैर तो तुम ही बताओ इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए।
پہلے تو صرف یہ کام کیا جائے کہ رات کو ہر گھر میں ایک فرد پہرا دے، سب کا سو جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ بلا عموماً رات کو حملہ کرتی ہے۔ اگر کسی کو خوابگاہ میں پانی کا سا بے رنگ اور گاڑھا سیال داخل ہوتا نظر آئے تو شور مچا دے۔ رہا دن کا سوال تو روشنی میں یہ چیز ہر ایک کو صاف نظر آئے گی، بشرط یہ کہ سب لوگ آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کے باوجود کسی کی جان گئی تو؟ ایک نوجوان نے سوال اٹھایا۔ تمہارا سوال معقول ہے، نمبردار نے اس کی تائید کی۔ پھر وہ سلیم سے مخاطب ہوا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے دیکھتے ہی لاٹھیوں اور کلاڑیوں سے حملہ کر دیا جائے۔ سلیم کی بجائے ایک اور شخص بول اٹھا۔ ہاں، یہ تجویز معقول ہے، سب نے تائید کی اور محفل برخاست ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں والوں کو اس اسکیم سے آگاہ کر دیا گیا۔ سلیم آج متب پر نہ گیا۔ نوجوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ سپہر کو بشیرہ دھمکا۔ صبر کرو سلیم، بشیرے نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں آج اس آفت کو ختم کر دوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بشیرے نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اٹھو، میرے ساتھ حویلی چلو، آج رات ہم دونوں اسے تباہ کر دیں گے یا اسے مار بھگائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گاؤں میں اس آفت سے میں نجات دلا دوں گا، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ سلیم ایک معمول کی طرح بشیرے کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں چچی فضیلہ کے گھر پہنچے۔ چچی بہت خوفزدہ اور افسردہ تھی۔ اسے اپنی عائشہ کا غم کھایا جا رہا تھا جو حویلی میں تنہا تھی۔ شام ہوئی تو وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلیم کی کیفیت اس وقت عجیب تھی۔ وہ خائف بھی تھا اور اس چیز کو دیکھنے کا مشتاق بھی۔ وہ بیٹے کی گمشدگی پر غمگین بھی ہوا تھا اور اس آفت سے گاؤں کو نجات دلانے کا خواہاں بھی۔ وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ عائشہ نے انہیں گرم دودھ پلایا اور ایک آدھ گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ اونگنے لگی۔ عائشہ جاؤ، آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، بشیرے نے کہا۔ عائشہ نے سلیم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ سلیم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دھڑام سے پلنگ پر گری۔ بشیرے نے اٹھ کر خوابگاہ میں برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر باورچی خانے میں آ کر باورچی خانے میں کھلنے والا دروازہ بھی بند کر لیا۔ لو حقہ پیو، بشیرے نے حقہ سلیم کے ہاتھ میں تھمایا اور خود کونے میں پڑے لکڑی کے ایک چھوٹے سے بکس کی طرف بڑھا۔ وہ بکس اٹھا کر سلیم کے پاس آ بیٹھا۔ اس بکس میں موم رکھا ہوا ہے، بشیرے نے بکس کھولتے ہوئے کہا۔ خوابگاہ کے دونوں دروازے نئے ہیں اور ان میں معمولی سی بھی درز نہیں ہے، پھر بھی میں احتیاطاً یہ موم پگھلا کر دروازے کے جوڑوں اور دہلیز کی درزوں پر ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک تو عائشہ سردی سے محفوظ رہے گی، دوسرا اس چیز کو خوابگاہ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیا تمہیں اس چیز کے آج رات یہاں آنے کا اتنا یقین ہے بشیرے؟ سلیم نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ یقین کیوں نہ ہو، بشیرے نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ حویلی تو اس کا گھر ہے، میں اسے تقریباً ہر رات یہاں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے ایک موم کا بڑا سا ڈھیلا ایک کھلے منہ والے دیگچے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیا۔ پل بھر میں موم پگھل کر سیال بن گیا۔ اس نے کپڑے کی مدد سے دیگچے کو چولہے پر سے اتارا اور صاف شفاف موم کو ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل ایسی ہے، اس پگھلے ہوئے موم کی طرح۔ اگر یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا تو بالکل ویسا ہی نظر آتا۔ سلیم نے جھرجھری لی اور بشیرے نے ایک چمچے کے ذریعے دروازے کی جھریوں اور درزوں کو بند کرنا شروع کیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ اس کام میں مصروف رہا اور سلیم بڑی بے چینی سے حقہ گڑگڑاتا رہا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر بشیرہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ چیز پرسوں رات آئی تھی، صرف کل نہیں آئی، آج ضرور آئے گی، بشیرے نے کہا۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا انگنگ ٹوٹ رہا ہے، یوں لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا، 3 راتوں سے اونگ بھی نہیں سکا۔ سلیم نے اس کے مزمحل چہرے کو دیکھا۔ بشیرے کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور پچکے ہوئے رخساروں نے اس کو ڈراؤنا بنا رکھا تھا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا۔ میں پہرا دوں گا۔ زیادہ خوفزدہ نہ ہونا، بشیرہ زیر لب مسکرایا۔ وہ چیز اس وقت تک یہاں نہیں آئے گی جب تک تم سو نہیں جاتے یا اسے خود اندر نہیں بلاتے، میرا تجربہ یہی بتاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو مجھے جگہ دینا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بشیرہ نڈھال سا ہو کر کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے جھکڑوں سے کھڑکی کے پٹ بار بار پھڑپھڑا رہے تھے۔ سلیم نے کھڑکی کے شیشوں سے بڑی متجسس نگاہوں سے باہر کا جائزہ لیا۔ بشیرے نے اس کھڑکی کو بھی میخوں کے ذریعے بند کر رکھا تھا اور اس کی درزوں کو بھی موم سے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ سلیم بے چینی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے خوابگاہ کی کھڑکیوں کا بغور معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں کو بھی بڑی میخوں کے ذریعے بند کر کے درزوں میں موم بھر دیا گیا ہے۔ خوب، تو اس نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، سلیم زیر لب بڑبڑایا۔ واقعی اب خوابگاہ میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔
बड़े सुकून से सोई गई आयशा। फिर वो बावर्ची खाने में आ गया और उसे शिद्दत से ये नाखुशगवार एहसास हुआ कि उसे आज रात यहाँ पहरा देना है। बहुत देर तक कोई गैर मामूली वाक़या पेश न आया, न सलीम को कोई चीज़ दिखाई दी। बशीरा बेसुध सो रहा था, चूल्हे की आग जल रही थी और कमरे में मर्ग सा सकूत छाया हुआ था। सलीम अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर दफातन जैसे बिजली का एक झमाका सा हुआ। कमरे का सुकून दरहम बरहम हो गया। सलीम का एहसास तहफ़्फ़ुज़ यूं ज़ाइल हो गया जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। कमरे के माहौल में बज़ाहिर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी और ना ही कोई चींटी तक अंदर दाखिल होती नज़र आई थी। बस एक शदीद एहसास था जिसने सलीम की रूह को जकड़ लिया था कि किसी इंतहा फ़ाल, ज़बरदस्त और अनापरस्त क़ुव्वत ने इस हवेली पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। सलीम एकदम सीधा होकर बैठ गया और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे से कान लगाकर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, मगर उसे हवा की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई न दिया। वो 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ उस पर तारी था। अचानक उसने एक झटके के साथ दरवाज़ा खोला और सहन में निकल गया, मगर वहाँ कुछ होता तो नज़र भी आता। वो फिर बावर्ची खाने में लौट आया और फिर उसे खिड़की की दहलीज पर कोई चीज़ हरकत करती नजर आई। एक लम्हे के लिए उसने शफाफ सियाल को दहलीज पर बहते देखा। वो सियाल बेरंग गाढ़ा था और पिघले हुए मोम जैसा था। उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं थी, फिर भी उसका वजूद था। वो तेज़ी से हरकत करता हुआ खिड़की की दहलीज के नीचे जज्ब हो गया था। नज़ारा बहुत मुख्तसर था, इसलिए सलीम को शुबा सा होने लगा कि कहीं उसके हवास मुअत्तल तो नहीं हो गए। मुमकिन है उसने जो कुछ देखा उसके वाहमे की पैदावार हो। यही सोचते सोचते वो उठकर खिड़की के पास पहुंचा। उसने लाशौरी तौर पर खिड़की से बाहर झांका तो उसे खिड़की की बैरूनी दहलीज पर एक ख़ास जगह से गर्दो गुबार हटा हुआ दिखाई दिया, जिसे किसी शख्स ने बालों के नरम ब्रश से इतनी जगह बड़े एहतमाम से साफ कर दी हो। सलीम का दिमाग सनसना गया। इस आंधी में ये जगह भला गुबार से किस तरह साफ रह सकती थी? इससे साबित होता था कि अभी कोई चीज़ खिड़की की दहलीज पर रेंगती हुई बाहर उड़ गई है और उसे गिरते हुए अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा। जाहिर है वो चीज़ वही सियाल मखलूक थी जो कमरे में सलीम की आंखों के सामने खिड़की की दहलीज में जज्ब होकर खारिज हुई थी। सलीम खिड़की से हटा और उसके पांव खुद ब खुद दरवाजे की तरफ उठने लगे। दरवाजे में खड़े होकर वो बाहर देखने लगा और उसके होंठ लाशौरी अंदाज में हरकत करने लगे। उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज बरामद होने लगे जो सुनाई नहीं दे सकते थे। वो दरवाजे से बाहर निकला और उस खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ जिसकी दहलीज में जज्ब होकर वो सियाल मखलूक फिर बाहर की दहलीज पर बरामद हुई थी। अब फिर उस मकाम पर गर्दो गुबार की तह चढ़ना शुरू हो गई थी, मगर अब भी वाज़े तौर पर उस जगह किसी नरम चीज़ के घिसट कर उतरने का निशान मौजूद था। उसने ज़मीन पर नज़र डाली तो उसे अजीब मंजर दिखाई दिया। ज़मीन पर भी किसी भारी चीज़ के रेंगने का निशान मौजूद था, जिसे कोई मोटा सांप बल खाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। निशान खासा कुशादा था। मालूम होता था कि लोहे का बहुत बड़ा गेंद लुढ़कता चला गया हो, जिसके गुजरने का वाज़े निशान ज़मीन पर रह गया था। उसने गौर से उस निशान को देखना शुरू किया और उसके साथ साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो डेवड़ी के करीब पहुंचा तो गेंद का निशान गायब हो गया और उसके आगे उसे इंसानी कदमों के निशान नजर आने लगे। इंसानी पाँव के निशानात जो सहन की सख्त ज़मीन में 3 इंच तक धंसे हुए थे। ये देखकर सलीम का हौसला और हिम्मत यकसर जवाब दे गई। वो थर थर काँपने लगा। उसके जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था और वो ये कि जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सके भागकर वापस बावर्ची खाने में जा घुसे। फिर वो सर पर पाँव रखकर भागा और पल भर में बावर्ची खाने के अंदर दाखिल हो गया। बशीरा बेदार हो चुका था। दरवाज़ा जो चौपट खुला था, सर्द हवा के झोंकों ने उसे झंझोड़ डाला होगा। उसने पहले तो सलीम की तरफ खाली खाली निगाहों से देखा और फिर यकबारगी चौंक पड़ा। उसके कान खड़े हो गए जैसे वो मामले की तह तक पहुंच गया हो। वो कुर्सी में सीधा होकर बैठ गया और हाथ सर से ऊपर उठाकर तवील अंगड़ाई लेकर सलीम से पूछने लगा, क्या दरवाजे पर कोई आया था? सलीम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया। वहाँ वो सियाल चीज़ मुझे दिखाई दी। वो खिड़की की दहलीज में जज्ब हो गई थी। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर निकला तो मुझे उसके जाने के निशानात ज़मीन पर दिखाई दिए। कैसे निशानात? बशीरे ने शक की निगाहों से देखते हुए पूछा। इंसानी कदमों के निशानात, या ऐसे निशानात जो किसी रेंगने वाली मखलूक के दिखाई देते हैं? दोनों तरह के। सलीम खौफनाक आवाज़ में जैसे चीख सा पड़ा। बशीरे ने बड़े मायने खेज अंदाज में सर हिलाया, मगर मुंह से कुछ न बोला। दोनों सहर नमूदार होने तक एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। फिर बशीरा उठा और दरवाजे से मोम खुरचने में मसरूफ़ हो गया। सलीम ने उससे रुखसत ली और गांव को चला आया।
दोपहर तक वो गहरी नींद में सोया। अगरचे उसका अपना लड़का भी उस बला की खुराक बन चुका था, मगर नींद तो सूली पर भी आ जाती है। रात को जागने की वजह से वो बहुत थक गया था। इत्तिफाक से उस रोज गांव में किसी फर्द के गायब होने का शोर बुलंद न हुआ। लोग यही समझे कि शायद सलीमुद्दीन ने उस बला का कलाकामा कर दिया है, मगर नंबरदार के अलावा सलीम ने किसी से मुलाकात न की। उसे सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि वो आज रात फिर बशीरे की हवेली की निगरानी करेगा और मुमकिन हुआ तो उस सियाल मखलूक को नेस्तो नाबूद कर देगा, इसलिए फिक्रमंद ना हो। सूरज गुरूब होने के बाद सलीम बशीरे के पास जा पहुंचा। दोनों मियाँ बीवी उसके मुंतजिर थे। आयशा के हसीन चेहरे पर दिली जोश के से जज्बात नजर आते थे। सलीम ने महसूस किया कि हो ना हो बशीरे ने अपनी बीवी को भी उस हौलनाक रात से जरूर आगाह कर दिया है, क्योंकि आयशा के चेहरे से ऐसा अज़म झलक रहा था जैसे उसने उस करी और खूनख्वार चीज़ का मुकाबला करने का इरादा कर लिया हो। आयशा उठी और अपने कमरे से शतरंज उठा लाई। दरअसल प्रोग्राम ये बनाया गया था कि दोनों रात भर खेलते रहेंगे। अभी उन्होंने खेल शुरू भी नहीं किया था कि हवेली की चार दीवारी से बाहर घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी और फिर घोड़ा हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर रुक गया। इससे पेशतर के नौवारी दस्तक देता बशीरा भागम भाग दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो शमशेर अली के साथ वापस आया। वो भी शाम नगर का एक जमींदार था। उसका ज़रई फार्म बशीरे की ज़मीनों से 2 मील शुमाल गांव के करीब ही वाक़ था। गुज़िश्ता वो ख़ानदान समेत फार्म हवेली में मुंतकिल हो गया था। वो महीनों गांव का रुख नहीं करता था। आयशा बेटी, वो बैठते ही बोला, कहीं तुमने मेरी बेटी नुसरत को तो नहीं देखा? ये सुनकर सबके चेहरे जर्द पड़ गए। नहीं चाचा, मुझे वो तो कहीं दिखाई नहीं दी, आयशा ने लरसती आवाज़ के साथ जवाब दिया। न जाने वो कहाँ चली गई, आज सुबह बिस्तर से गायब थी। तो क्या आप? सलीम ने कुछ कहना चाहा, मगर बशीरे ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने की ताकीद की। आप ज़्यादा परेशान ना हो चचा, हम उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। बशीरे ने उसे तसल्ली दी और शमशेर अली गमगीन सूरत लिए उनसे रुखसत हो गया। उसके जाते ही सलीम ने घबराकर बशीरे से पूछा, तो क्या नुसरत भी? हाँ हाँ बेशक, बशीरे ने बड़े वसूख से जवाब दिया। फिर तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है बशीरे। सलीम का चेहरा बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुका था। देखो सलीम, तुम्हारा आयशा के सामने इस तरह डरना बाइसे शर्म है, बशीरा फुंकारा। उस आफत का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो, और तुम जानते हो कि मौत का वक्त मुअय्यन है, तो फिर क्यों ना बहादुर लोगों की तरह जिया जाए। सलीम उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे से खौफ के आसार मिट गए। अरे तुम, सलीम ने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। बशीरे, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी जहानत को तो मैं ज़रूर कायल था, मगर तुम्हें इतना बहादुर और बेबाक हरगिज़ नहीं समझता था। चलो, तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर हो गई, बशीरा हंसा। अच्छा, तो अब खेल शुरू किया जाए। दोनों खेल में मगन हो गए। आयशा चराग के पास बैठकर बशीरे का स्वेटर बुनने में मसरूफ़ हो गई। रात गई तक खेल का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। आर्जी तौर पर उनके जहनों से यह एहसास तक धुल गया कि इस मकान पर किसी माफूकुल फितरत और मनहूस क़ुव्वत की तवज्जो मरकूज़ है। उस वक्त घर का माहौल बहुत पुरसुकून और खुशगवार था। इस दौरान सलीम की तरफ से भी किसी बदहवासी या बौखलाहट का इजहार नहीं हुआ था, पर दिल ही दिल में हैरान हो रहा था। और फिर कोई हादसा पेश आए बगैर रात सुकून से गुजर गई। सलीम दिन भर सोता रहा। दोपहर ढले बेदार हुआ, नहाया धोया, पेट पूजा की और सीधा नंबरदार के पास जा पहुंचा। नंबरदार ने भी कोई बुरी खबर न सुनाई और उसे सलीम की हिकमत अमली का खुशगवार नतीजा करार दिया। सलीम खामोशी से घर चला आया और शाम तक बीवी की दिलजोई करता रहा। सूरज गुरूब हुआ तो वो घोड़े पर सवार होकर बशीरे की हवेली पहुंच गया। ये रात भी कोई खौफनाक यादगार छोड़े बगैर खामोशी से गुजर गई। इस पर बशीरे ने यह तौजी पेश की कि भला किसी और मकाम पर तबाही मचा रही होगी या मुमकिन है वो आराम कर रही हो। हालात पुरसुकून हो चुके थे, इसलिए सलीम को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो मतब के कारोबार को बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो कई दिन से बशीरे की हवेली की वजह से गैर हाजिर रहा। लोगों को उसकी खिदमत दरकार थी, इसलिए पूरे इन्हमाक और इखलास से उसने मरीजों का इलाज करने के लिए मतब खोल लिया। और एक रोज़ उसे बशीरे का पैगाम मिला जो इन अल्फाज पर मुश्तमिल था, वो वापस आ चुकी है, चले आओ। रात का खाना जहर मार करने के बाद सलीम धड़कते दिल के साथ घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ और चारों तरफ मुतजस्सिस निगाहों से देखता हुआ बशीरे के फार्म हाउस पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता 2 दिन बारिश होने की वजह से रास्ते कीचड़ से भर गए थे। वह घर में दाखिल हुआ तो दोनों मियाँ बीवी की हालत देखकर मुताजिब हुआ। वो बुरी तरह थके हुए थे, लगते थे जैसे कई दिन से जाग रहे हों। बशीरे की दाढ़ी बड़ी हुई थी,
बशीरे ने सलीम को बैठने का इशारा करते हुए मुर्दासी आवाज़ में कहा, हम तुम्हें तकलीफ तो ना देते, मगर हम दोनों अब थकान से अधमूए हो चुके हैं। रातों को तो पल भर भी ना सो सके और 3 दिन तक दिन के वक्त भी बारी बारी थोड़ी देर के लिए सोते रहे हैं। दरअसल वो चीज़ दिन में भी कुर्बो जवार में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अब हम बहुत थक चुके हैं। खामोशी से बैठ जाओ और मुंह से कोई आवाज़ ना निकालो, आयशा ने सरगोशी की। तुम्हें खुद ही उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। सलीम उसकी हिदायत के मुताबिक दम साध कर बैठ गया और दूसरे ही लम्हे सरसराते और रेंगते हुए खौफ की लहरें उसके जिस्म में सनसनी पैदा करने लगी। बिल्कुल वही करी और मुहीब खौफ उसके आसाब पर तारी हो गया जो उस चीज़ को देखकर तारी हुआ था। उसने सरसेमा निगाहों से दोनों की जानिब देखा और डूबी हुई आवाज़ में बोला, हाँ मैं महसूस कर रहा हूँ, वो वापस आ गई है। आयशा, तुम दोनों भी तो निढाल हो रहे हो। तुम सुकून से सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। जाओ सो जाओ। हाँ आयशा, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, बशीरा बोला। सलीम मेरे पास बैठेगा, इस तरह तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। आयशा ने बारी बारी दोनों के चेहरों को मुतरद्दिद निगाहों से देखा और बेदिली से ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। उसके जाते ही बशीरे ने गर्म दूध का प्याला सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम दूध पीने के बाद बोला, बशीरे, हम उस चीज़ को 2 तरीक़ों से तबाह कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सियाल इंसानों और मुख्तलिफ हैवानों के खलियों से तरतीब पाया है और उसे कोई खबीस हस्ती कंट्रोल कर रही है। वो हस्ती शायद मौत से नाशना है। वो जिंदा सियाल भी इंसानी फितरत के मुताबिक आराम की ख्वाहिशमंद होती होगी और आराम के लिए किसी मुस्तकिल ठिकाने की मोहताज होगी। हमें उसका मुस्तकिल ठिकाना मालूम करना चाहिए। मुमकिन है कि किसी गार, किसी दरख्त के खोखले तने, खरगोशों के ठिकाने या किसी ऐसे वीरान मकाम पर पनाह लेती हो। अगर हम उसका ठिकाना ढूंढकर उसे वहीं बंद कर दें और उसके बाहर निकलने की तमाम राहें बंद कर दें तो हम उस पर फतह पा लेंगे। दूसरी सूरत यह है कि कोई इंतहाई मजबूत और नाकाबिल शिकस्त क़ुव्वत इरादी से चैलेंज कर दे और अपने आप को उसकी खुराक के तौर पर पेश कर दे। वो चीज़ चूँकि खौफ और इसी नौइयत के दूसरे इंसानी जज्बात से आ रही है, इसलिए वो उसकी दावत को कबूल करेगी। वो शख्स उसकी खुराक बनकर उसका जुज़्व बन जाएगा। अगर वो शख्स क़ुव्वत इरादी के बल पर अपनी हस्ती को बरकरार रखने में कामयाब हो गया तो उस चीज़ को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा, वरना मामूली सी कमज़ोरी की सूरत में वो मदगम हो जाएगा और वो शे इंसानों और हैवानों को शिकार करती रहेगी और उसके सद्देबाब का इंसान कोई जरिया तलाश नहीं कर पाएगा। अपनी बात ख़त्म करके सलीम ने एक नज़र बशीरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। ताहम सलीम को खामोश पाकर बड़ी मुश्किल से ये चंद अल्फाज कह सका, मुझे नींद आ रही है, और फिर उसका सर बेकाबू होकर बाएं जानिब ढलक गया। सलीम ने जेब से एक किताब निकाली और मुताले में मसरूफ़ हो गया क्योंकि तवील शब बेदारी उसके सामने थी। वक्त दबे पांव रेंगता रहा। रात के सन्नाटे में उसे ख्वाबगाह के नीम दर्ज दरवाजे के रास्ते आयशा के गहरे गहरे सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो उसके करीबी कुर्सी पर ढेर बशीरे के गैर मरबूत खराटे गाहे बगाहे उसे चौंका देते थे। कोई 3 बजे के करीब सलीम के हाथ से किताब गिर पड़ी और वह चौकस होकर इधर उधर देखने लगा। फिर हमातन गोश होकर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। अचानक बाहर सहन से कदमों की चाप उभरी। कोई तेज तेज कदमों से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा चला रहा था। सलीम का दिल धड़कने लगा, मगर वो किसी हादसे का सामना करने के लिए भी लाशऊरी तौर पर तैयार हो गया। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई तो सलीम ने एक नज़र पलटकर चूल्हे की तरफ देखा। उसे वहाँ एक शिकारी चाकू और तेज फल वाला भारी कुल्हाड़ा पड़ा नजर आया, मगर वो हथियार भी उसकी रूह में सरायत करने वाले खौफ व हिरास की शिद्दत में कोई कमी न कर सके। न जाने उसे क्यों इस बात का पुख्ता यकीन था कि 1000 मुज़ाहमत के बावजूद ये खबीस शे नहायत आसानी से मकान में दाखिल हो जाएगी। सलीम ने उठकर लरसते हाथों से दरवाज़ा खोला। जो ही उसकी नज़र सामने नीम तारीख सहन में पड़ी तो इत्मीनान और मुसर्रत से कपकपाती हुई आवाज़ उसके हलक से निकली। उसके सामने 18 साला नुसरत भीगे कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे। वो सलीम को देखते ही एक कदम पीछे हट गई। अरे अरे, तुम कहाँ चली गई थी नुसरत? सलीम मोहब्बत आमेज़ आवाज़ में नुसरत से मुखातिब हुआ। आगे आओ, तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। तुम्हारे बाबा तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। आओ अंदर आ जाओ, ये गीले कपड़े उतार दो, हाथ पाँव सेको और मुझे तुम बताओ तुम पर क्या गुजरी थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, मगर वो सलीम की बजाय गहरी नज़रों से महवे ख्वाब बशीरे की तरफ ही देख रही थी। यह भी बहुत थक गया है बेचारा। सलीम ने नुसरत की उलझन दूर करने के ख्याल से कहा। कई दिन से सो नहीं सका गरीब। तो क्या तुम्हें मालूम है कि मैं बिस्तर से गायब हो गई थी? नुसरत ने बुझी बुझी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, मुझे मालूम हो गया था, सलीम ने शफकत भरे लहजे में जवाब दिया। तुम अंदर आ जाओ और आग के सामने बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सर्दी से सुन हो गया होगा। अचानक सलीम के जहन में यह ख्याल उभरा कि आखिर वो 3:30 बजे रात को बशीरे के घर पर किस गर्ज से मौजूद है। इसके साथ ही उसे याद आया कि बशीरे ने
उसे पुरस्कार सफ़ेद बिल्ली के बारे में अजीब बातें बताई थी, फिर मोती से मुशाबे के बारे में, और फिर सड़क पर आवारा फिरने वाले लड़के के बारे में कुछ बताया था। इस बेहुदा से ख्याल पर सलीम को बेख्तियार हंसी आ गई। ये तो नुसरत है बेचारी, नुसरत जो पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी है। बेचारी न जाने कहाँ पानी में गिर पड़ी थी कि सर से पांव तक भीग चुकी थी। और फिर जैसे नुसरत ने उसके ख्यालात पढ़ लिया हूँ, बड़े इश्तियाक से बोली, तो फिर मैं आयशा के साथ ही क्यों ना लेट जाऊँ? रात के इस पहर तो मैं घर जाने से रही, मुझ में अब इतनी हिम्मत कहाँ। सलीम उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हे पर दूध गर्म करने में मसरूफ हो गया था। क्या कहा? सलीम ने उसकी बात सुनकर कहा, आयशा के साथ लेटना चाहती हो? फिर वो लाशौरी तौर पर बोला, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट बाद दूध गर्म हो गया तो सलीम ने एक प्याले में शक्कर डाली और उसमें दूध उंडेल कर हल करने लग गया। वो प्याले को हाथ में पकड़े नुसरत की तरफ घूमा, मगर नुसरत गायब थी। नुसरत, सलीम ने उसे आहिस्ता आवाज में पुकारा। रेंगते सरसराते खौफ की लहर फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाने लगी, मगर नुसरत की थकी थकी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसका खौफ ज़ाहिल हो गया और उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। नुसरत कह रही थी, मैं यहाँ हूँ सलीम जी, आयशा के पास। मैं थकावट से चूर हो चुकी हूँ, आओ पहले दूध तो पी लो। सलीम ने उसे प्यार से पुकारा। फिर मज़े से आराम करना, तुम्हें खुराक की ज़रूरत है नुसरत। मुझे मालूम है, वो मध्यम आवाज़ में बोली, मगर मैं थकी हुई हूँ। फिर तुमने ये भी तो कहा था कि सिर्फ 1 मिनट बाद। 1 मिनट कब का गुजर चुका है, मुझे सोने दो। कैसा बचगाना सा जवाब था, मासूमियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर नुसरत, तुम्हारे कपड़े तो भीगे हुए हैं, इस हालत में भला तुम आयशा के साफ सुथरे बिस्तर पर कैसे सो सकती हो? उसकी नींद खराब ना करो। मैं उसके आराम में खलल नहीं डालूंगी, नुसरत ने मखमूर आवाज़ में जवाब दिया। देखो ये किस मज़े से सो रही है, ये मुझसे हरगिज़ खफा नहीं होगी। सलीम दरवाजे में आ खड़ा हुआ। सामने दीवार के साथ तारीक माहौल में खूबसूरत पलंग पर उसे दोनों औरतों के जिस्म पड़े नजर आ रहे थे, जो एक दूसरे से पैवस्त थे। उसे यूं लगता था जैसे उन दोनों के जिस्म एक दूसरे में जज्ब होना चाहते हों। उठो नुसरत, मेरे पास आओ, तुम तो आयशा के बिस्तर को भिगो रही हो, सलीम ने बड़े नर्म लहजे में उससे कहा। इस बार उसे कोई जवाब न मिला, और जब उसकी आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो उसे अपने पलंग पर पड़ी औरतों के जिस्म वाज़े तौर पर इकाई बन चुके थे, जैसे वो पिघल कर बाहम आमेज हो गए हों। सलीम का दिल वो मंजर देखकर धड़कने का अंदाज भूल गया। उसका जिस्म खौफ की तरह सर्द और बेजान हो गया। उसके दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया वो यही था कि सर पर पाँव रख कर भागे और इसे असहबज़दा हवेली की तरफ पलट कर भी न देखे। मगर फिर हौसला करके उसने हवास पर काबू पाने की कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहा। फिर अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी सर्फ करके वो आहिस्ता आहिस्ता पलंग की तरफ बढ़ने लगा। पलंग के करीब पहुंचकर वो झुका और पूरी कुव्वत से उस जिस्म में अपने पंजे गाड़ दिए, जो देखने में नुसरत की तरह नजर आता था और अब आयशा को तेजी से खा रहा था। महवे ख्वाब आयशा के जिस्म को इंतहाई ताकतवर तरह से पिघला रहा था, मगर सलीम को महसूस हुआ कि उसके पंजे भीगे कपड़ों के अंदर छुपे हुए किसी जिंदा इंसानी जिस्म में नहीं गड़े थे, बल्कि गाढ़े सियाल में डूब कर रह गए थे। तब सलीम हलक फाड़कर चीखा और उसकी हैबतनाक चीख से हवेली की फिजा थर्रा उठी। फिर वो दीवानावार उस जिंदा मिट्टी पर पिल पड़ा और एक ना टूटने वाले तसलसल के साथ चीखने लगा। उसकी वहशियाना चीखों से पैदा होने वाली बाज़गश्त ने माहौल की हौलनाकी में हजार चंद इजाफा कर दिया। वो सियाल को नोच रहा था, उठा उठाकर पटक देने की कोशिश कर रहा था और पूरी तवानाई सर्फ करके चीख रहा था। वो पागल हो गया था और उसे चीखने तक की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। गले की तकलीफदेह खराश थी जो उसे एहसास दिला रही थी कि वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा है और बस। वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हाथ चला रहा था, मगर वो उसकी गिरफ्ती से निकल जाती थी। वो कपड़ों में यूं इधर उधर ढलक रही थी जैसे किसी वाटरप्रूफ थैले में पानी इधर उधर छलक रहा हो, और अब उसकी आंखें एक इंतहाई मुहिब मंजर देख रही थी। नुसरत का जिस्म गैर इंसानी सूरत इख्तियार कर रहा था, उसका चेहरा बदल रहा था, खदोखाल मिट रहे थे और उसके बाजू पिघल कर सियाल में तब्दील हो रहे थे। उसके जिस्म के मुकम्मल तौर पर पिघल कर सियाल बनने से 1 सेकंड कबल नुसरत के मस्क शुदा चेहरे को हरकत हुई और उसके मुंह से दर्दनाक आवाज़ बरामद हुई। वो इंतहाई अजियत से चीख रही थी, सलीम ये मैंने नहीं किया, मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ। उसके फौरी बाद सलीम को वहाँ शफाफ मुतहरिक सियाल के सिवा कुछ दिखाई न दिया, जो एक करीउल सूरत और जिस्म जोंक की तरह आयशा की पुश्त पर कांधों से लिपटा हुआ था। सलीम का जिस्म थर थर काँप रहा था, फिर भी ना जाने उसमें इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि उसने आयशा का बाजू पकड़कर एक ज़बरदस्त झटका दिया और फर्श पर पटक दिया। सलीम के अलग से जो एक बार चीख बुलंद हुई वो पहले से कहीं ज़्यादा दहशतनाक और जुनून आमेज थी। उसे अपने सामने आयशा का जो जिस्म पड़ा नजर आ रहा था वो नामुकम्मल और आधा था। रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर उरिया हो चुकी थी
और उसकी तमाम पसलियां अलग अलग नजर आ रही थी, साफ और सफ़ेद पसलियां जिन पर गोश्त या नाखून का निशान तक नहीं था। उसकी खोपड़ी में भयानक शिगाफ था और उसकी आंतें फर्श पर ढेर हो गई थी। अचानक दरवाजे से दाखिल होने वाली रोशनी का इनेकास मध्यम हो गया और कमरे का नीम तारीक माहौल घटाटोप अंधेरे में डूब गया। सलीम ने एकदम पलट कर देखा तो उसे दरवाजे में कोई खड़ा नजर आया। उसके आवाज़ ने बड़ी मुश्किल से पहचाना कि वो उसका दोस्त था बशीरा, जो उसकी जुनून आमेज चीखें सुनकर बेदार हो गया था। बशीरे के हाथ में वही तेजधार वजनी कुल्हाड़ा था जो उन्होंने इस आफत से निमटने के लिए रख छोड़ा था। दूसरे लम्हे बशीर एक ही जस्त में पलंग के पास खड़ा था। उसने पूरी कुव्वत से पलंग पर कुल्हाड़ा चलाना शुरू किया। कुल्हाड़े का फल उस बेरंग और शफाफ सियाल में डूब डूब जाता था, मगर सियाल अचानक हरकत में और पलंग की पट्टी से बहता हुआ फर्श पर ढेर हो गया और फिर तेजी से बहता हुआ आयशा के अधखाए जिस्म की तरफ बढ़ने लगा। सलीम ने फुर्ती से घुटनों के बल बैठकर उस सियाल को दोनों हाथों में जकड़ने की कोशिश की और उसका कुछ हिस्सा फर्श से उठाने में कामयाब भी हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो उसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर उसी रवानी से आयशा के पास पहुंचकर उसके जिस्म से चिमट गया। बशीरा भी कुल्हाड़ा एक तरफ फेंक कर सलीम के करीब ही घुटने टेके बैठा था, मगर वो अपनी बीवी के अधूरे जिस्म से उस शय को अलग रखने की कोशिश में सलीम से ताउन नहीं कर रहा था। वो क्या करता, क्योंकि उस शय पर काबू पाना भी तो नामुमकिन था। फिर अचानक बशीरा तड़प कर उठा। उसका चेहरा इस तरह सफ़ेद हो रहा था जैसे उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसका चेहरा किसी लाश की तरह मालूम होता था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और आयशा के जिस्म पर रेंगती हुई उस बला को पलट कर देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। उसने 24 संदूकचे से मोम निकालकर देगचे में डाली और उसे पिघलाकर ख्वाबगाह में आ गया। फिर दरवाज़ा बंद करके उस मोम से लेप करने लगा, गोया उसने उस चीज़ को बावर्ची खाने में घुसने के इम्कानात ख़त्म कर दिए थे। सलीम भी उसके करीब खड़ा इस तरह हाँप रहा था जैसे तप लर्जे का शिकार हो। बशीरे ने अपने काम से फारिग होते ही कहा, मैंने कमरे को उसका मदफन बना दिया है सलीम, अब उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सियाल की शक्ल में यह फरार नहीं हो सकती और इंसानी शक्ल में होगी तो हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। ये दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं होगी। फिर उसने सलीम का हाथ थामा और उसे उस इफरीत के पास ले गया। लम्हे भर के लिए दोनों साकित हो गए। सियाल इफरीत अपना घिनौना और हौलनाक अमल मुकम्मल कर चुका था। आयशा का जिस्म मुकम्मल तौर पर सियाल बन चुका था और हमलावरों का वजूद उसमें मदगम होकर अपनी अलग हैसियत खो बैठा था। अब वहाँ आयशा के पुरशबाब जिस्म की बजाय उसके कपड़ों का ढेर पड़ा था, जिनके अंदर वो सियाल जो पहले से दो चंद हुजूम इख्तियार कर चुका था, कुल बुला रहा था, लहरा रहा था, रेंग रहा था और अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। अचानक बशीरे के जिस्म में हरकत हुई। उसने झुरझुरी ली। वो दरवाज़ा खोलकर बावर्ची खाने में घुस गया। चंद लम्हे बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में मोड़े तोड़े रद्दी कागज़ों का एक पलंदा था। उसने कागज़ एक जानिब फर्श पर फेंका, दरवाज़ा बंद किया और एक कागज़ उठाकर उसे माची से आग लगा दी। शोला बुलंद हुआ तो उसने कागज़ उस बेरंग सियाल पर फेंक दिया। कागज़ धड़ाधड़ जलने लगा और सियाल मादा थिरकने और बल खाने लगा और हैरत अंगेज तेज़ी से फर्श पर इधर उधर रेंगने लगा। बशीरा हाथ में एक और जलता हुआ कागज़ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसे जलाने लगा। उसने आग बुझने न दी और कागज़ जला जलाकर उस जानलेवा और मुतहर्रिक मादे पर हमले करता रहा। कमरे की फिजा धुएं और इंसानी गोश्त के जलने के बदबू से भर गई। फिर सलीम भी कागज़ जला जलाकर उस पर हमले करने लगा। जिंदा सियाल आग की लपेट से बचने के लिए निहायत तेज़ी से इधर उधर फिसल रहा और बह रहा था और उसके बहने का यह मंजर इस कदर रूह फरसा था कि अगर वो तकलीफ से हलक फाड़ फाड़ कर गैर इंसानी आवाज़ में भी चीखता तो भी इतना हौलनाक तासुर हरगिज़ न पैदा होता। कुछ ही देर बाद कमरे की फिजा धुएं से इस कदर बोझल और तकलीफ दे हो गई कि उन्हें सांस तक लेना दुश्वार हो गया, मगर उन्होंने उस खबीस शय को लम्हे भर के लिए भी आग की तपिश से फरार हासिल न करने दिया। और फिर वो सियाल बरकर रफ्तारी से बहता हुआ पलंग के करीब आयशा के कपड़ों के पास पहुंचा, जो एक बेतरतीब ढेर की तरफ फर्श पर पड़े थे। वो रेंगता हुआ कपड़ों पर चढ़ गया और जो ही बशीर और सलीम ने कागज़ जलाने के लिए लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया, वो नया रूप धार गया। वो यूं फिजा में बुलंद हुआ जैसे ज़मीन से अचानक कोई ताकतवर फवारा फूट निकला हो। देखते ही देखते उसमें 2 बाजू बरामद हुए। फिर गोश्त और सिडोल छातियाँ नमूदार हुई। सिर्फ एक सांस लेने के मुख्तसर अरसे में वो चीज़ मादूम हो चुकी थी और उसमें से एक उरियां और होशरुबा हद तक हसीन और पुरकशिश निस्वानी जिस्म जन्म ले चुका था। और वो जिस्म आयशा का था, 100% आयशा का हशर अंगेज जिस्म, जिसकी सिया जुल्फ़ें शानों से गुजरकर कमर को छू रही थी और गजाली आंखें खौफ से फटी पड़ रही थी। आयशा के रूप में वह खबीस कुव्वत झुकी और बड़ी सरासहमगी के आलम में कपड़े पहनने में मसरूफ़ हो गई। दूसरे लम्हे वो आयशा के लिबास में आयशा बनी खड़ी थी। फिर वो एक झटके के साथ हरकत में आई और नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बशीरे ने झुरझुरी ली
اور پھر جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ لپکتا ہوا وہ باورچی خانے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو آگ لگا کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز عائشہ کی تھی، میں باہر جانا چاہتی ہوں بشیر۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بشیر کا چہرہ شدت غضب اور فرط خوف سے بھیانک ہو گیا تھا۔ اس نے جلتا ہوا کاغذ اس پر پھینکتے ہوئے گرج کر کہا، اب تم کبھی اس گھر سے باہر نہیں نکل سکو گی، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ اس چیز نے جو عائشہ کی ہمشکل تھی اور اسی کی آواز میں بول رہی تھی، نفی میں اپنا حسین سا رلایا اور اس کی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر سلیم کی روح پرواز کے لیے پر تولنے لگی۔ پھر وہ مسکرائی اور بولی، تم مجھے ہرگز نہیں جلاؤ گے بشیرے، میں تو ایک قیدی ہوں۔ تم تو اس چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہو جس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، مگر مجھے تم جلا کر ہلاک کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ابھی تک مجھے کوئی روحانی اور جسمانی تکلیف بھی تو نہیں پہنچی سوائے تمہاری آگ کے۔ مجھے کسی چیز نے اذیت نہیں پہنچائی بشیر، میں عائشہ ہوں، تمہاری عائشہ۔ بشیر کے ہاتھ کا کاغذ اس کی انگلیوں تک جل چکا تھا اور اس کا ہاتھ شعلوں کی لپیٹ میں تھا، مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ایک ٹک سامنے کھڑی شے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ بشیرے نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ یہ تم نہیں جان سکتے بشیرے، وہ مسکرائی، مگر یاد رکھو تم نے مجھے تباہ کیا تو عائشہ تباہ ہو جائے گی، ہٹو۔ نہیں، بشیرے نے سر کو جھٹکا دیا، ہم تمہیں یہیں اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک کہ تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر نہ مر جاؤ، جب تک تم گل سڑ کر مٹ نہ جاؤ۔ انتہائی سنگدلی، بے رحمی اور بے موری سے جواب ملا، مجھے اذیت ملی تو عائشہ کو ملے گی، میں بھوکی مری تو عائشہ بھوک سے تڑپے گی۔ بشیرے نے پریشان اور متذبذب سا ہو کر پرفکر نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا تو سلیم کو یوں لگا جیسے بشیرہ کسی خارج از قیاس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اچانک سلیم سے مخاطب ہو کر پرعزم آواز میں غرایا، تو سلیم، خدا کی قسم پھر مجھے سے تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عائشہ تم میری بات سنو، اگر تم اس خبیث قوت کی قیدی بن چکی ہو تو آگے بڑھو اور مجھے بھی اپنا جزو بنا لو، مجھے اپنے جسم میں شامل کر لو، اس جسم میں جس میں عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم، اکرام، بشیر، ناصر اور خدا جانے کن کن حیوانوں کی روحیں مقید ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر لو۔ مگر یاد رکھو میں تمہارے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا، تم مجھے کبھی مغلوب نہ کر سکو گی۔ اس چیز کو آگے بڑھنے دو، اسے مجھ پر چھا جانے دو تاکہ یہ مجھے اپنے اندر حلول کر لے، اور پھر عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم اور دوسرے مجبور حیوانوں، تم میری مدد کرنا، ہم سب مل کر اس چیز پر غلبہ پائیں گے، اسے پچھاڑیں گے، تباہ کریں گے۔ میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، آؤ آؤ آگے بڑھو۔ بشیرے نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ عائشہ کے رسیلے اور مرطوب ہونٹوں پر پرلطف سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ گداز اور تراشیدہ بازو پھیلا کر ہولے ہولے بشیرے کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے بازو بشیرے کی گردن کے گرد حائل ہو گئے۔ جواب میں بشیرے کے فولادی بازوؤں نے اسے جکڑ لیا، دونوں کی آنکھیں ملی اور پھر انتہائی بے قراری سے انہوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں میں ہونٹ پیوست کر دیے۔ وہ بہت دیر تک خود فراموشی کے عالم میں ہم آغوش وہیں کھڑے رہے۔ سلیم انہیں دم سادے پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ خدا اس خبیث چیز کو نیست و نابود کر دے۔ پھر سلیم کے پاؤں خود بخود حرکت میں آئے اور وہ آگے بڑھ کر عائشہ کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، اور یہ دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان آمیز مسرت دوڑ گئی کہ اس چیز کی آنکھوں میں ریاکاری، فریب، مکر یا چالاکی کی جھلک نہیں تھی، وہاں اسے اخلاص اور محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گوشت جسم میں قید لاتعداد جسموں میں صرف عائشہ اپنے شوہر سے ہم آغوش تھی اور وہ سچے دل سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلیم کو اس حقیقت کا بھی شدید احساس ہو رہا تھا کہ تمام قید روحیں متحدہ طور پر اس نجس چیز کے خلاف صف آرائیوں پر آمادہ ہو چکی ہیں۔ خوف و دہشت کے وہ جاں گسل جذبات جنہوں نے میاں بیوی کے فطری اظہار محبت کی وجہ سے سلیم پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، اچانک حرکت میں آئے اور اس کے رگوں پہ میں پھر خون کی سنسناہٹ برپا ہونے لگی۔ اور جب عائشہ کا صحیح سالم جسم ہولے ہولے غیر محسوس انداز میں اس کی نگاہوں سے غائب ہونا شروع ہوا تو خوف و ہراس کے عفریت نے پھر سلیم کو اپنے توانا بازوؤں میں جکڑ لیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے بشیرہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس کے بازوؤں میں عائشہ کے لباس کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا، مگر بشیرہ بہت دیر تک یوں ہی کپڑوں کو بازوؤں میں لیے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر سلیم محسوس کر رہا تھا کہ جیسے بشیرے کے جسم میں کوئی انقلابی ہلچل برپا ہو، ایسا رد و بدل جاری ہو، انسانی بصارت جس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو۔ اور پھر بشیرہ حرکت میں آ گیا، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھا اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپڑوں کو ٹٹولا اور پھر بڑے پیار سے انہیں سمیٹ کر پلنگ کے پاس پہنچا، مگر گھر کا پختہ فرش اس کے ننگے پاؤں تلے چٹک رہا تھا۔ سلیم چکرا کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ بشیرے نے آہستہ سے عائشہ کے کپڑے پلنگ پر رکھے
और घूमकर कमरे का तायराना निगाहों से जायजा लेने लगा। फिर उसकी निगाहें सलीम तक गईं। बशीरे के होंठों पर अपनायत आमेज मुस्कुराहट मचली। फिर वो बोला। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा रसीली, पहले से ज़्यादा पुरशिकन और पहले से ज़्यादा पुरुमीद थी। उसकी आवाज़ उसके दोस्त बशीरे ही की आवाज़ थी, जिससे उसके कान मानूस थे। वो कह रहा था, हम सब ने मुश्तरका जिद्दोजहद की। मैंने, आयशा ने, नुसरत ने और दूसरे बदकिस्मत लड़के लड़कियों और हैवानों ने मिलकर उससे जंग की। यहाँ तक कि तुमने भी हमसे भरपूर ताउन किया। प्यारे सलीम, अब हम उस पर फतह पा चुके हैं। हम उसे मगलूब कर चुके हैं। अब वो मेरा जिस्म नहीं छीन सकेगी और बनी नौ इंसान को मेरे हाथों कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर वो 90 तुले कदमों से चलता कमरे के ऐन वस्त में आ खड़ा हुआ, मगर जहाँ जहाँ भी उसका कदम फर्श पर पड़ा, फर्श चटक गया। न जाने उसके वजन में किस कदर इजाफा हो गया था। और हाँ, मैं उस चीज़ को कैद महसूस कर रहा हूँ सलीम, बशीरे ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। यूँ लगता है मेरे अंदर जहन्नुम का अलाव भड़क रहा है और जब भी उसे मौका मिला वो मुझे अपने तेज़ और तुंद शोलों की लपेट में लेकर भस्म कर देगी। वो चीज़ इस वक्त मेरे अंदर मौजूद है और मुझे यकीन है अब वो फरार नहीं हो सकेगी। मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। खुदा से मेरी दुआ है कि मैं इसे मगलूब करने में कामयाब हो जाऊं और वो मुझे शिकस्त देकर फरार होने में कामयाब ना हो सके। फिर उसने फ़िक्र आमेज़ निगाहों से सलीम की तरफ देखा। मेरे दोस्त, शामनगर में जिन लोगों के बच्चे गुम हुए हैं, उनका ना जाने क्या हाल होगा। जाओ और उन्हें मेरा पैगाम दो कि मैं उनके बच्चों की उस वक्त तक हिफाजत करूंगा जब तक मेरे तन में जान है, जब तक मेरा खुदा पर ईमान है, समझे। और उनसे कहो कि तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो और मैंने एक मजबूत किले की तरह उनके बच्चों को पनाह में लिया हुआ हूँ। चलो मेरे प्यारे दोस्त, चलो कमरे से बाहर निकलो, मैं तुम्हें रुखसत करूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा मेरी हिफाजत में रहे। वो सलीम के पास आ खड़ा हुआ, मगर अब सलीम के जिस्म में कांपने और डरने की सकत नहीं रही थी। वो एक मामूल की तरह घूमा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और आगे की तरफ बढ़ने लगा। बशीरा उसके पीछे पीछे बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि उसके पांव फर्श में धंस जाते थे। सलीम ने घोड़ा खोला और उसकी रस्सी पकड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ हो लिया। बशीरा भी उसके पीछे पीछे चला। जब वो दोनों सड़क पर आ गए तो सलीम ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखें पुरनम हो गई। तुमने मुझसे जो ताउन किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ दोस्त, बशीरा बावकार अंदाज में बोला। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब हम शायद दोबारा कभी ना मिल सके। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बशीरे। सलीम ने घोड़े को एड़े लगा दी और घटाटोप अंधेरे में घोड़ा तेजी से शामनगर की तरफ रवाना हो गया। सलीम को कुछ दूर जाकर बशीरे की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, खुदा हाफिज सलीम, खुदा हाफिज बशीरे। सलीम भी पूरी कुव्वत से चीखा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।